हेलो बच्चों। आज हम कैपेसिटेंस चैप्टर के जेई एडवांस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। बाकी जो चैप्टर्स हैं उनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एडवांस के हैं वो भी इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। जो बचे हुए वो मैं आने वाले टाइम में जब तक आपका एडवांस का एग्जाम होगा उससे पहले मैं सारे के सारे सवाल करने की कोशिश करूंगा। कैपेसिटर के सवाल सॉल्व करने में हो सकता है कि मुझे 2 लेक्चर के आसपास का टाइम भी लगे, क्योंकि मेरा एम यहाँ पर सवाल सॉल्व करना नहीं है। मेरा एम उस सवाल तो ऑफ कोर्स साइड बाय साइड हो सॉल्व होगा, बट उसके साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट्स है, जो बातें हैं, जो मैनिपुलेशंस हैं, वो सारे सारे आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो दीज आर नॉट जस्ट ओनली द प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, दीज आर जस्ट योर लाइक लेक्चर्स, जैसे बड़ा बातें सिखाते हैं बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, सो आई मे टेक सम टाइम टू टेल सम थिंग्स, और उसमें मेरे को टाइम लग सकता है, इसलिए हो सकता है कि सवाल जो है ना उसको सॉल्व करने में मुझे 2 लेक्चर के आसपास का समय लगे। आगे आने वाला कौन सा चैप्टर का आपको पीवाईक्यू सॉल्व कराना है आप मुझे लिस्ट बता सकते हो। हालांकि आप एक बार प्लेलिस्ट में चेक करना है कौन से लेक्चर्स हो चुके हैं, कौन से चैप्टर हो चुके हैं, जो बचे हुए हैं उनमें से कौन सा पहले करना है, किस प्रेफरेंस में मुझे करना है, आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं वैसे वैसे करने की कोशिश करूंगा। एडवांस से पहले सारे कर दूंगा। ठीक, ऑफ कोर्स है ना, जो बच्चा देख रहा होगा ये वाला वो तो बड़ा फूड बच्चा होगा, आईआईटी जाने वाला बच्चा ही होगा, तो है ना, मुझे ऐसे बताने की जरूरत है नहीं कि हाँ बेटा बोरिंग होगा, ये होगा वो होगा, उसको बोरिंग लग भी नहीं रहा होगा। ठीक है, कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस में नहीं बड़ा, बिल्कुल रैंडमली मैंने सवाल है ना। ये 2012 का सवाल है। जेई एडवांस की पर्सपेक्टिव से अगर देखिए तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। एंड सवाल कुछ इस तरीके से, इन द गिवन सर्किट ए चार्ज ऑफ 80 माइक्रोकुलम इज गिवन टू द अपर प्लेट ऑफ 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, देन इन स्टेडी स्टेट द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ 3 माइक्रोफैरेड, इसके पास कितना चार्ज आएगा हमसे पूछे। जैसे यहां पर 80 माइक्रोकुलम आएगा, इसके सामने वाले प्लेट पे -80 आ जाएगा। -80 आने का मतलब ये कि पहले ये प्लेट न्यूट्रल थी, अब इसके पास -80 आ गया, इसका मतलब 80 माइक्रोकुलम चार्ज यहां से भाग गया। वो भाग कर बड़ा कुछ यहां पर आया होगा, कुछ यहां पर आया होगा। ठीक है, लेट्स से कि यहां का पोटेंशियल 0 है, ग्राउंडेड कर भी रखा है। लेट्स से कि यहां का पोटेंशियल V है, यहां का पोटेंशियल 0 है, यहां का पोटेंशियल V है, यहां का पोटेंशियल 0 है, यहां का पोटेंशियल V है। यहां पर जो चार्ज होगा दैट विल बी C इंटू वी, तो दैट इज 2v। यहां पर जो चार्ज होगा दैट इज ऑफ कोर्स C इंटू वी, दैट इज 3 इंटू वी। इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चार्ज जो है वो C इंटू वी होता है, तो हम बड़े आराम से ऐसा कह सकते हैं कि इस पर जो चार्ज होगा और इस पर जो चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटेंस होगा, है कि नहीं। जो 80 कुलाम चार्ज था वो भागकर कुछ इस प्लेट पे आया, कुछ इस प्लेट पे आया। 80 कुलाम चार्ज को हमें बांटना है, किस रेशो में, 2:3 के रेशो में मुझे डिवाइड करना है। बड़ा 2:3 के रेशो में अगर डिवाइड करना है 80 को, तो बड़ा बड़े आराम से हम ऐसा कह सकते हैं कि 80 इंटू इसके पास कितना चार्ज आएगा, इंटू बड़ा 3/5, आई थिंक बड़ा दैट कम्स आउट विद 48 माइक्रो कुलाम। तो इसके पास बेटा 348 माइक्रोकुलम, इसी के पास पूछा, 3 माइक्रोफेरेड के पास पूछा, इसके पास 48 माइक्रोकुलम, बेटा इसके पास आपके पास 32 माइक्रोकुलम। ऐसा भी याद रख सकते हो कि लेट से कि इसके पास चार्ज जो है ना वो है मेरे पास है Q2। अगर दो कैपेसिटर इस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल हो तो Q2 की जो वैल्यू होगी बेटा इट विल बी ऑलवेज C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू बेटा ऑफ कोर्स नेट कितना चार्ज आपके पास आया था। तो C2 कितना है 3 माइक्रोफेरेड, C1 कितना है 2 माइक्रोफेरेड, C2 कितना है 3 माइक्रोफेरेड, टोटल कुल मिलाकर कितना चार्ज आ रखा था, ऑफ कोर्स हमारे पास 80 आ रखा था। तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगेन बेटा इजी सवाल ही है, थोड़ी बहुत ऑफ कोर्स कैलकुलेशन तो है ही, बट सवाल आसान है। ठीक है, जो हमने फॉर्मूला याद कर रखे हैं उससे बड़े आराम से हमारा सवाल बन जाएगा। बेसिक से करने की खास ऐसी जरूरत नहीं है, अक्सर बड़े एडवांस में सवाल बेसिक से करना पड़ता है, इसमें ऐसा बेसिक वाला मामला है नहीं। न्यूमेरिकल वैल्यू वाला सवाल है, और t इज इक्वल टू 0 पर ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस पॉइंट्स A एंड B इन द गिवन सर्किट। ठीक है, यहां पर मैंने एक बैटरी लगा दी है ऐसे, और ये जो बैटरी है ये मेरे पास इस तरह से 10 वोल्ट की। इफ द कैपेसिटर्स हैव नो चार्ज इनिशियल, बड़ा दोनों कैपेसिटर के पास कोई चार्ज शुरुआत में नहीं है। एट व्हाट टाइम डज द वोल्टेज अक्रॉस देम बिकम्स 4 वोल्ट, इनके अक्रॉस बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट कब होगा। ध्यान से देखो तो बड़ा ये मेरे पास रेजिस्टेंस है, मेरे पास ये कैपेसिटर है, तो ये तो हमारे पास सिंपल एक आरसी सर्किट हो गया, है ना, सिंपल आरसी सर्किट हो गया। आरसी सर्किट में बिल्कुल शुरुआत में जो कैपेसिटर होता है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, और फाइनली टाइम टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो ना वो 10 वोल्ट ही हो जाता है। इसके मतलब पोटेंशियल जो ना वो 0 से लेकर 10 तक बढ़ता है, उसका फॉर्मूला भी होता है, बट ठीक है उस पर आते धीरे धीरे।
तो 0 से लगन लेकर अगर 10 तक बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है जिसमें लगातार इंक्रीज हो रहा तो कभी ना कभी बीच में 4 वोल्ट भी हुआ ही होगा। वो कब हुआ मुझसे ये पूछा। ये दोनों रेजिस्टेंस दोनों आपस में पैरेलल हैं। 2 मेगा ओम 2 मेगा ओम, बट ऑफ कोर्स 1 मेगा ओम हो जाएगा। 2 माइक्रोफेरेड बड़ा दोनों पैरेलल हैं, तो बड़ा ये मेरे पास 4 माइक्रोफेरेड हो जाएंगे। बड़ा याद रखना कैपेसिटर के अंदर जब पैरेलल में होते हैं ना तो फॉर्मूला बड़ा क्या होता है, C1 प्लस C2 होता है। तो सर्किट लुक्स लाइक दिस कि मेरे पास 10⁻6 ओम का रेजिस्टेंस है, मेरे पास ये एक 4 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है, और मेरे पास एस से बड़ा कोई ना कोई बैटरी है 10 वोल्ट की, बड़ा मेरे पास कोई ना कोई बैटरी है। ठीक है, परफेक्टली है। इस कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। बच्चा बोला सर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, सिंपल आरसी सर्किट में कैपेसिटर के पास कितना चार्ज होता है इसका फॉर्मूला शायद तुम्हें याद होगा। फॉर्मूला बड़ा बहुत ही स्टैंडर्ड सा होता है, दैट इज CV इंटू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन RC। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना होता है, कैपेसिटर पर चार्ज अपॉन C, तो मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू V इंटू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन RC। मुझे कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज चाहिए, 4 वोल्ट चाहिए। जो अप्लाइड वोल्टेज है बड़ा वो कितना है, 10 वोल्ट इंटू 1 माइनस ई रेस टू पावर बड़ा माइनस टी अपॉन RC। बट आई थिंक मेरे पास आ गया ई रेस टू पावर बड़ा माइनस टी अपॉन RC की बड़ा वैल्यू कितनी आ गई, 4/10। 1 माइनस 4/10 इज बड़ा कितना आ गया, 6/10। 6/10 इज ऑफ कोर्स बड़ा व्हाट, 3/5। ठीक, मैं इसको बड़े आराम से लिख सकता हूँ, ई रेस टू पावर टी अपॉन RC इज इक्वल्स टू 5/3। बड़ा मुझे ऑफ कोर्स है ना टाइम बड़ा सॉल्व करने के लिए ना log 5 या log 3 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, शायद सवाल के अंदर दे भी रखी होगी, बड़ा चेक कर लो, दे रखी है। इससे हिंट भी मिल गया क्या, वी आर गोइंग इन द राइट पाथ, है ना। सॉल्व करते करते बड़ा मान लो कि है ना हमारा एक्सप्रेशन मान लो 7/4 आ गया और वैल्यूज बड़ा लेट से log 5 और log 3 की दे रखी है, तो इसका मतलब अपन गलत कर रहे थे। ठीक है, तो ये हिंट है कि हाँ वी आर डूइंग फाइन। दोनों तरफ log लिया तो मेरे पास आ गया t अपॉन RC इज इक्वल्स टू बड़ा log 5/3। एज यू नो इट वेरी वेल, log 5 दे रखा है 1.6, log 3 दे रखा है 1.1। आई थिंक द डिफरेंस कम्स आउट में 0.5। यहां से हमारे पास बड़े आराम से टाइम की वैल्यू आ जाएगी। टाइम की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी RC इंटू 0.5। R कितना है, R मेरे ख्याल से बड़ा 10⁻6 है। C कितना है, 0.4 इंटू 10⁻⁻6 है। सॉरी 0.4 नहीं, 4 इंटू 10⁻⁻6 है। और जो हमारे पास इधर की तरफ है बड़ा वो 0.5 आ गया। ठीक है, मैंने वो RC को ऊपर ले गया, ये 10⁻⁻6 दोनों कैंसिल हो गए। आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी 2। सब कुछ SI यूनिट में, तो आंसर शुड बी 2 सेकेंड। तो न्यूमेरिकल वाला सवाल था तो 2 सेकेंड इज टोटली फाइन। अच्छा सवाल है ना, हालांकि बड़ा ठीक है। हम जब क्लास में थ्योरी पढ़ते हैं तो इस तरह के सवालों के कई आंसर्स भी अपन लोग याद रख लेते हैं ना, तो बेसिक से ना करे बच्चा और सिर्फ अगर उसको एक्सप्रेशन से अगर याद हो तो थोड़ा सा और इजी उसका हो जाता है। क्या है, एक बार सिचुएशन को आराम से पढ़ते हैं। 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड एज शोन इन फिगर। ठीक है, 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर को मैंने चार्ज किया। अब चार्ज बड़ा ऑफ कोर्स इससे तो करोगे नहीं, बैटरी से करोगे। ठीक है, तो बैटरी से बड़ा करंट आ रहा है ऐसे, करंट आ रहा है ऐसे, करंट आ रहा है ऐसे, और मैंने 2 माइक्रोफेरेड को चार्ज कर दिया V वोल्टेज तक। कहना शायद ये चाहता है सवाल के अंदर, द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेट्स आफ्टर द स्विच S इज टर्न टू पोजिशन 2। पोजिशन 1 से उठाकर स्विच को मैंने 2 पे लगा दिया, तो कितनी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, पहले कितनी थी। अगर V वोल्ट से अगर मैंने चार्ज किया है तो ऑफ कोर्स इनिशियल एनर्जी आपके पास आ गई है हाफ इंटू C इंटू बड़ा V का स्क्वायर। ये बड़ा मैंने ऐसे ना माइक्रोफेरेड को माइक्रोफेरेड में रहने दिया, वैसे परसेंटेज पूछा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हाफ इंटू C इंटू V स्क्वायर बड़ा मेरे ख्याल से V स्क्वायर के बराबर ही आ गया। ठीक है, यूनिट्स वगैरह की ज़्यादा चिंता करनी। ये शुरुआत में एनर्जी है। फिर क्या किया, जैसे मैंने स्विच को इस स्विच 2 पे लगाया, अब कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई वो पूछी मेरे से, है ना, शुरुआत से नहीं पूछी। वरना बेटा जब इसको चार्ज कर रहे होंगे ना तब भी कुछ ना कुछ हीट डिसिपेट हुई होगी, वो नहीं पूछी मुझसे। स्पेसिफिकली क्या पूछ रखी है, द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी, इसने जितनी स्टोर की है ना उसकी कितनी प्रतिशत
डिसिपेटेड आफ्टर द स्विच एस इज टर्न टू पोजीशन 2। जब इस स्विच को मैं 2 पर ले जाऊंगा उसके बाद कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई है वो पूछी मेरे से, शुरुआत से बेटा। वरना शुरुआत से तो हो सकता है कि आपको रिजल्ट याद हो कि जब भी हम किसी कैपेसिटर को जब चार्ज करते हैं तब अगर हाफ CV स्क्वायर अगर आपने एनर्जी स्टोर की है तो हाफ CV स्क्वायर वेस्ट भी होती है और टोटल एनर्जी जो बैटरी देती है वो हाफ CV स्क्वायर प्लस हाफ CV स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू CV स्क्वायर होती है। ये जो बात मैंने बोली है इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, जैसे मैंने कहा कि बेटा मैं तो सारी बातें सिखाने के लिए बैठा हूं ना, है ना, मैं कोई सवाल करने के थोड़ी बैठा हूं। मुद्दे पे जैसे ही स्विच को हटा दिया, नाउ इट विल लुक लाइक दिस, नाउ इट विल लुक लाइक दिस। ये मेरे पास 2 माइक्रोफैराड, इसके पास शुरुआत में कोई ना कोई चार्ज था, इसके साथ अब एक तुमने ये 8 माइक्रोफैराड लगा रखा है ऐसे। अब यहां से बड़ा चार्ज भागेगा क्योंकि शुरुआत में तो इसके पास ही चार्ज था, स्विच को यहां पर लाते बड़ा चार्ज यूं जाएगा जाएगा जाएगा, थोड़ी देर बाद में चार्ज का आना जाना बंद हो जाएगा। फाइनली क्या होगा कि लेट्स से कि यहां का पोटेंशियल 0 तो यहां का पोटेंशियल भी 0, यहां का पोटेंशियल लेट्स से बड़ा V डैश तो यहां का पोटेंशियल बड़ा लेट्स से आपके पास V डैश। इस V डैश की ना, इस V डैश को हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं चार्ज कंजर्वेशन से, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को फॉर्मूला याद रहता है, जब भी दो कैपेसिटर इस तरह से चार्ज को शेयर करते हैं तब जो कॉमन पोटेंशियल आता है शेयरिंग के बाद उसका बड़ा एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये बड़ा फॉर्मूला निकालना कोई मुश्किल काम है नहीं, बट ये इतना आसान है कि जो बच्चे ऑफ कोर्स बड़े लेक्चर देख रहे हैं उनको तो पक्का ही याद है। C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना, चार्ज कंजर्वेशन से हम निकाल लेते हैं इसको। C1V1 इसका कैपेसिटेंस है बड़ा 2 और इसका पोटेंशियल शुरुआत में कितना था V। C2 बड़ा C2 है 8 माइक्रोफैराड और इसके पास शुरुआत में कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, इसके पास तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, अपॉन C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 बड़ा कितना आ गया 10। बड़ा माइक्रोफैराड तो सारे कैंसिल हो गए। आई थिंक बड़ा अब जो कॉमन पोटेंशियल है ना वो बड़ा मेरे पास कितना आ गया V/5 आ गया। अब V/5 पोटेंशियल डिफरेंस के पीछे क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि बड़ा मुझे इनके पास एनर्जी चाहिए कि कितनी एनर्जी आपके पास है। अब कितनी एनर्जी है, अब सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है, इसके पास एनर्जी है हाफ 2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर, दूसरे के पास कितनी बेटा हाफ इंटू 8 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर। बेटा कितना हो गया, हाफ तो ठीक है बेटा 10 इंटू V स्क्वायर अपॉन 25। बेटा मेरे ख्याल से कितना आ गया V स्क्वायर बाई 5 आ गया। शुरुआत में आपके पास एनर्जी बेटा कितनी थी V स्क्वायर, अब कितनी एनर्जी है V स्क्वायर बाई 5। इसका मतलब आपने एनर्जी लूज की है। आपने कितनी एनर्जी लूज की है, आपने एनर्जी लूज की है V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर बाई 5, दैट कम्स आउट टू बी 4V स्क्वायर बाई 5। मुझसे पूछा परसेंटेज एनर्जी कितनी लॉस्ट है, बेटा परसेंटेज एनर्जी लॉस्ट है, कितनी लॉस्ट हुई 4V स्क्वायर बाई 5। एक्चुअल में कितनी थी V स्क्वायर, बेटा मल्टीप्लाइड बाई 100। आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट टू बी 80%। बेटा कुल मिलाकर जो एनर्जी डिसिपेट हुई है ना, डिसिपेट हुई है, दैट एनर्जी इज बेटा ऑफ कोर्स 80%। ठीक है, ये बेटा हमारे पास इतना, ये हमारे पास आंसर आ गया। सो आंसर शुड बी द डी। अब लैंग्वेज का बड़ा खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। कल को अगर मान लो किसी ने अब तो सवाल में मुझसे पूछ लिया कि एनर्जी कितनी डिसिपेट हुई, तो ऑफ कोर्स बेटा है ना, जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पहले इसके पास थी अब वो इन दोनों ने है ना मिला के स्टोर कर ली, बाकी आपकी डिसिपेट होगी। इसके पास एनर्जी शुरुआत में थी वो V स्क्वायर थी, इन दोनों के पास अब मिलाकर जो एनर्जी है वो V स्क्वायर बाई 5 है, तो 4V स्क्वायर बाई 5 आपकी गायब हो गई, वो डिसिपेट हो गई। कल को अगर सवाल में ये पूछ लिया होता व्हाट इज द एनर्जी लॉस्ट बाई 2 माइक्रोफैराड, कि 2 माइक्रोफैराड ने कितनी एनर्जी लॉस्ट की, तो आंसर 80% नहीं आता, 80% ज्यादा आता है ना। तब आप बोलते कि यार इस 2 माइक्रोफैराड के पास इनिशियल एनर्जी ये है और इस 2 माइक्रोफैराड के पास बाद में इतनी एनर्जी है। ये तो बड़ा आपके 8 माइक्रोफैराड के पास है ना, तो 2 माइक्रोफैराड ने कितनी एनर्जी लॉस्ट की अगर ये पूछा होता तो बड़ा ऑफ कोर्स हम दिस माइनस दिस करते। ठीक है, तो वो लैंग्वेज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमसे एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है, एनर्जी डिसिपेट पूछ रहा है या फिर 2 माइक्रोफैराड ने कितनी एनर्जी लॉस पूछी है, ये पूछा तो एक बार हल्का सा उसको जरूर देखा करो ना, लैंग्वेज को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा करो। यहां पर बड़ा ठीक है 80% हमारा आंसर आ ही गया। आगे चलते हैं बेटा, बढ़िया सवाल है ना, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन। और बेटा ऑफ कोर्स मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन में जो एक्सपर्टीज है वो आपके पास बेटा तभी आएगी जब है ना आप है ना खूब सारे मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चंस
करोगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, उनके बड़ा मोर देन क्रेडिट क्वेश्चन को करने की अपने आप में एक आर्ट होती है। और वो आर्ट कैसे आती है? सवालों को करने से ही आती है। जो ही बड़ा कैट्स के ABC के प्लान को फॉलो कर रहे हो हमारे जो बच्चे हैं, बड़ा उनको उनके पास बड़ा खूब सारे मोर देन क्रेडिट लगातार आ रहे होंगे, उनके बड़ा कैट में बैट में लगातार पूछ रहे हैं। और बेटा जहां जहां से हमें सवाल मिलेंगे हम क्लास लगातार आपसे इस तरह के सवाल पूछते रहेंगे। किसी प्रकार और सवालों की अगर आवश्यकता हो तो प्लीज हमें मैसेज करते रहना, बताते रहेंगे आपको कि और सवाल भी आप कर सकते हो। ये बड़ा मोर देन करेक्ट क्वेश्चन है। मोर देन करेक्ट क्वेश्चन में हल्का सा आपको टाइम तो लगेगा सोचने में, समझने में। इन द सर्किट शोन इन फिगर देयर आर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C। बेटा C1 C2 तो सिर्फ उसे बताने के लिए कि ये वाला कैपेसिटर 1 वाला है, ये 2 वाला है, दोनों कैपेसिटेंस सेम ही है, C ही है। द स्विच S1 इज प्रेस्ड टू फुल्ली चार्ज C1। बेटा मैंने S1 को प्रेस किया है शुरुआत में और C1 को मैंने फुल्ली चार्ज कर दिया और फिर कर दिया रिलीज। बेटा रिलीज मतलब मैंने इसको छोड़ दिया। द स्विच S2 इज देन प्रेस्ड टू चार्ज कैपेसिटर C2। बेटा फिर जब इसको ओपन कर दिया तो इसको क्लोज कर दिया, तो इसके चार्ज से बेटा मैंने फिर इसको चार्ज कर दिया होगा, बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह। आफ्टर सम टाइम S2 इज रिलीज्ड, फिर S2 को खोल दिया एंड देन S3 इज क्लोज्ड। बेटा फिर मैंने S3 को क्लोज कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द चार्ज ऑन अपर प्लेट, ये सब करने के बाद, आप ये सब करने के बाद फाइनल पूछ रहे हैं द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C1, C1 पर कितना चार्ज होगा मुझसे पूछा। करते हैं आराम आराम से करते हैं, एक एक करके बेटा सारी बात सोचते हैं। सबसे पहले जब बेटा हमने इसको ऑन किया, ठीक है, बेटा पोटेंशियल 2V0 है, तो इसके पास चार्ज आ जाएगा 2V0C, इस वाले प्लेट पे आ जाएगा -2V0C। परफेक्टली फाइन। फिर जैसे मैंने इसको ऑफ किया और इसको ऑन किया, अब बेटा शेयरिंग ऑफ चार्ज होगी, शेयरिंग ऑफ चार्ज होगी, शेयरिंग ऑफ चार्ज होगी। और शेयरिंग ऑफ चार्ज होते 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 ये जो 2V0C चार्ज है बेटा ये दोनों प्लेट्स पे बढ़ जाएगा, दोनों कैपेसिटर के पास बढ़ जाएगा। बेटा अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट, कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि ये चार्ज है 2V0C, ये दोनों कैपेसिटर बांट लेंगे, दोनों आपस में पैरेलल है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस। चार्ज होता है Q इज इक्वल्स टू C इंटू V, V तो दोनों में सेम है, तो चार्ज को बांट लेंगे कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस दोनों का बराबर है तो दोनों चार्ज बराबर बराबर बांट लेंगे, बराबर बराबर बांट लेंगे। इस बात का मतलब ये हुआ कि 2, इसके पास तो चार्ज है नहीं बेटा, इसके पास तो चार्ज 0 है अभी तो, है ना, और इसके पास चार्ज है 2V0C, तो इस 2V0C को दोनों हाफ हाफ बांट लेंगे। हाफ हाफ बांटने का मतलब क्या हो गया कि सिचुएशन विल लुक समथिंग लाइक दिस। सिचुएशन विल लुक लाइक दिस। इसके पास चार्ज आ जाएगा V0C, यहां पर चार्ज आ जाएगा -V0C, इसके पास भी बड़ा चार्ज आ जाएगा V0C, इस वाले प्लेट पे -V0C। ठीक है, अब क्या किया? अब हमने क्या किया कि हमने इस S2 को ऑफ कर दिया और S2 को ऑफ करके अब मैंने इसको ऑन कर दिया। और इसका वोल्टेज बढ़ा के पास V0। अब इसको ऑफ कर दिया तो इसका चार्ज तो फिक्स ही हो गया, इसका चार्ज तो कहीं जा ही नहीं सकता ना, यहां पर तो बेटा करंट ही नहीं आ सकता, यहां करंट नहीं तो यहां करंट ही नहीं है, तो इसका चार्ज तो फिक्स हो गया। अब इसका चार्ज अगर फिक्स हो गया तो बेटा मेरे ख्याल से ना अब हमारा पहला वाला सवाल तो बन जाएगा, द चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C1 इज 2CV0। इस C1 की ऊपर वाली प्लेट पर चार्ज 2CV0 है, ऑफ कोर्स गलत। द चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C1 इज CV0, ऊपर वाली प्लेट पर चार्ज CV0 है। क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? जी हाँ बिल्कुल सही है। द चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C2, अब बात हो रही है C2 की, C2 की बात हो रही है। C2 में बड़ा ध्यान से देखो कि आपके पास क्या सिचुएशन है, इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल, बड़ा करंट आएगा ऐसे, करंट आएगा ऐसे, करंट आएगा ऐसे, करंट आएगा ऐसे। अगर ये वाला हायर पोटेंशियल है तो बेटा ऑफ कोर्स अब क्या कहानी होगा कि यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल आपके पास V0, यहां का पोटेंशियल 0, बेटा यहां का पोटेंशियल V0। अब ऑब्वियस बात है बेटा, इधर की तरफ अगर हायर पोटेंशियल है और इधर की तरफ अगर लोअर पोटेंशियल है तो यहां पर चार्ज मेरे पास आएगा नेगेटिव वाला और इधर मेरे पास चार्ज आएगा पॉजिटिव वाला आएगा, और आएगा कितना? कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। द चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C2 इज 0, C2 की ऊपर वाली प्लेट पर चार्ज 0 है, झूठ बात। द चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C2 इज -C0, -CV0, C2 की ऊपर वाली प्लेट पर चार्ज -CV0 होगा। ऑफ कोर्स दिस इज राइट, बेटा हमारा बिल्कुल सही है। मैं इसमें और टफ सवाल भी पूछ सकता था, अगर मेरे को अगर मान लो कि एडवांस का अगर सवाल बनाने का अगर मौका मिलता तो मैं तुमसे ये पूछता कि बताओ कि इस बैटरी ने कितना वर्क डन किया, इस वाली बैटरी ने कितना वर्क डन किया।
बैटरी के वर्क डन करने का फॉर्मूला होता है उसका ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय उसने कितना चार्ज दिया। इसका बड़ा पोटेंशियल, इसका ईएमएफ तो मेरे पास है वी नॉट, और इसने कितना चार्ज दिया, जरा ध्यान से देखो कि इसका जो हायर पोटेंशियल है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है इस प्लेट से। यहां तो बेटा कोई चार्ज जाएंगे ना, यहां तो फिक्स है ना, यहां करंट नहीं तो यहां भी करंट नहीं। इस वाली प्लेट के पास पहले चार्ज था माइनस सीवी नोट, अब चार्ज है बेटा प्लस सीवी नोट। इसका मतलब यहां से पक्की बात है कि 2 टाइम्स सीवी नोट चार्ज आया होगा। तो इस 2 सीवी नोट चार्ज ने ऑफ कोर्स माइनस सीवी नोट को प्लस सीवी नोट कर दिया होगा। तो बैटरी का अगर वर्क डन मुझसे पूछते आप, इस वाली बैटरी का अगर वर्क डन पूछते तो उसका ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय उसने कितना चार्ज आपको दिया है। तो दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। ऐसे बड़ा कोई ऑप्शन है नहीं, जेई ने नहीं बनाया, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि मुझे अगर ऑप्शन मिलता ना सवाल बनाने का तो शायद मैं ये वाला सवाल बनाता हूँ। ठीक है, मैं इसके आगे का सवाल बनाता, कितनी हीट लॉस हुई है वगैरह वगैरह। हीट लॉस वगैरह निकालने के लिए कितनी बार सिखा रखा है, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल्स टू चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट। तो बड़ा अगर मुझे अगर सवाल बनाना होता तो मैं शायद ये वाले सवाल ज्यादा पूछता। ठीक है, आगे चलते बेटा, एक और सवाल, अच्छा सवाल, अगेन बेटा मोर देन करेक्ट क्वेश्चन है और काफी कॉन्सेप्चुअल सा है एंड सारी चीजें थ्योरी में बेटा पहले से कवर हो रखी है, बट फिर भी किसी किसी बच्चे से बड़ा हो सकता है कि ना बन रहा हूं इस तरह के सवाल, इसीलिए तो बेटा ये वाला सेशन आपके लिए लेकर आया हूं। A parallel plate capacitor has dielectric slab of dielectric constant K between the plates cover 1/3 of the area of the plates। बट अगर मान लो कि पूरा एरिया अगर आपके पास A है तो ये जो एरिया ना डायलेक्ट्रिक वाला बेटा ये सिर्फ A/3 है। ठीक है, the total capacitance of the capacitor is C while that of the portion with dielectric is in between is a C1। बेटा ध्यान से देखना, the total capacitance of the capacitor is C while that of the portion with dielectric is a C1। मतलब लैंग्वेज तो सुनो, पूरा जो अरेंजमेंट है उसका कैपेसिटेंस C है और ये जो डायलेक्ट्रिक वाला जो हिस्सा है ना इसका कैपेसिटेंस C1 है। ध्यान सुन लेना, when the capacitor is charged the plate area covered by the dielectric gets charged Q1 and the rest area gets charged Q2। मतलब यहां पर चार्ज Q1 आया बेटा, यहां पर चार्ज आपके पास Q2 आया। चूज द करेक्ट ऑप्शन इग्नोरिंग द एज इफेक्ट्स। ठीक है बेटा, करते हैं, ध्यान से देखो बेटा, मान लो कि लेट्स से कि ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, ये एक मेटेलिक प्लेट है। तो अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल V है तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल V है, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल V है, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल V है। मेटेलिक प्लेट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर हर जगह सेम पोटेंशियल पे रहती है। सिमिलरली अगर यहां का पोटेंशियल 0 है तो यहां का पोटेंशियल भी 0 है और यहां का पोटेंशियल भी 0 है। सिर्फ इस बात से कहना क्या चाहते हो, इस बात से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से आ बड़ा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां से आ। इसका मतलब मैं इसे एक कैपेसिटर मान सकता हूं, इसे एक कैपेसिटर मान सकता हूं और ये दोनों आपस में सेम पोटेंशियल डिफरेंस रखे हुए हैं। इसका मतलब दोनों के दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक, ऊपर एक कैपेसिटर है ऐसे, नीचे एक कैपेसिटर है ऐसे, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ऊपर वाले जो कैपेसिटर है इसको मैं C1 बोल रहा हूं, मैं ही नहीं बेटा, सवाल के अंदर में C1 ही बोल रखा है, और इसका कैपेसिटेंस है K। बेटा K मतलब बेटा इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, एरिया एरिया बेटा A/3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। बेटा क्या लिख दूं इसको, K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D। जो नीचे वाला हिस्सा है बेटा उसका कैपेसिटेंस C2 है। बेटा यहां पर तो कोई डायलेक्ट्रिक नहीं है तो सिर्फ A, एरिया बेटा इसका 2A/3 है एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। बेटा दैट कम्स आउट बी 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D। ठीक, अब ऑप्शंस पढ़ते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2, यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसका रेशियो पूछा है। बहुत आसान है अगर किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट आते हैं तो। दूसरा मुझसे पूछा है बेटा चार्ज Q1 अपॉन Q2 का रेशियो, यहां पर जो चार्ज है और यहां पर जो चार्ज है उसका रेशियो पूछा है, और कैपेसिटेंस का रेशियो पूछा है। सबसे पहले कैपेसिटेंस का रेशियो निकाल लेते हैं। ध्यान देना C क्या है, C पूरे अरेंजमेंट का मिलाकर कैपेसिटेंस है। मिलाकर जो कैपेसिटेंस है बेटा वो तो ऑफ कोर्स क्या होगा, दोनों आपस में पैरेलल हैं तो होगा C1 प्लस C2। तो C1 प्लस बेटा C2 करना जरा बेटा, दोनों को ऐड किया तो मेरे ख्याल से आ गया शायद K प्लस 2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D। बेटा मुझसे पूछ रखा है C1 अपॉन C। बेटा C1 कितना है, C1 है K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D। इसको डिवाइड करना है K
+2a ε0/3d। बड़ा सब कुछ शायद कैंसिल हो गया, शायद k/k+2 बचा है शायद। अब बड़ा ऑप्शन देखना कौन सा बचेगा। हाँ सही बड़ा, मैंने C1/C लिखा है, बड़ा यहाँ पर C/C1 लिखा है, दैट इज k/, हाँ k/2। डी ऑप्शन तो सही है, लेकिन मुझे दूसरे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। पढ़ते पढ़ते इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझसे रेशियो पूछ रखा है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। देखो कॉन्सेप्ट देखो, लेट से बेटा ये डिस्टेंस आपके पास डी है, तो अगर मुझे ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखनी है तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बड़े आराम से लिख सकता हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट की टर्म्स में, बिकॉज आई नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट ही तो है। यहां से यहां तक पोटेंशियल चेंज हो रहा है v, यहां से तक की डिस्टेंस है d। इसी तरह से यहां से यहां तक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ने मुझसे अगर पूछा तो यहां से यहां तक भी पोटेंशियल डिफरेंस है v और डिस्टेंस है d। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से आ वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां से आ, जो डिस्टेंस यहां से बड़ा वही डिस्टेंस यहां से आ, तो ऑफ कोर्स ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास सेम आ गई, तो E1/E2 शुड बी इक्वल टू बड़ा व्हाट 1। E1 और E2 आपके पास एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। इसमें हो सकता है किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो कि सर यहां पर डायलेक्ट्रिक है और यहां पर ना नॉन डायलेक्ट्रिक है, फिर उसके बावजूद इलेक्ट्रिक फील्ड सेम क्यों होगी। बेटा इसलिए सेम होगी क्योंकि इस पॉइंट पर जो सिग्मा है और इस पॉइंट पर जो सिग्मा है ना, ये दोनों सिग्मा सेम नहीं है कि बेटा। और जो सिग्मा है वो हो सकता है कि बेटा है ना, क्योंकि बच्चा बोलेगा ना सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो σ/ε0 होता है, यहां पर तो सर σ/k/ε0 होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस सिग्मा के मुकाबले ये वाला सिग्मा k टाइम्स हो, तो वो के दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास सेम आ जाएगी। अगेन यू कैन रेफर द थ्योरी फॉर दैट, मैंने काफी डिटेल में समझा रखा है, बट मेरे ख्याल से तुम इस बात से बड़े आराम से कन्विंस हो गए होंगे। अब मुझसे सिर्फ क्या पूछा है, चार्ज का रेशियो पूछा है। यार चार्ज के रेशियो में तुम लोड कर क्यों रहे हो। मुझसे पूछा है Q1/Q2, इसके पास चार्ज है Q1, इसके पास चार्ज है Q2। भाई इस Q1 को तुम बड़े आराम से लिख सकते हो C1V, इस Q2 को बड़ा तुम बड़े आराम से लिख सकते हो C2V। V2 तो बड़ा सेम ही है, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि Q1/Q2 इज बेसिकली C1/C2, और C1 और Q1/Q2 इज इक्वल्स टू C1/C2 से बड़ा मेरे पास बड़े आराम से आ जाएगा बड़ा C1/C2 3D कैंसिल, 2ε0 कैंसिल। आई थिंक बड़ा इट शुड बी इक्वल टू बड़ा व्हाट k/2। बड़ा पर तो 3/k दे रखा है, ऑफ कोर्स बड़ा दिस कम्स आउट टू बी रॉन्ग। ठीक है, आगे चलते अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट इज अच्छा सवाल है, हालांकि बेटा क्लास की थ्योरी के अंदर भी इस तरह का सवाल आपने देख रखा होगा। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया S है, प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है हमारे पास D है, हैज कैपेसिटेंस C1 इन एयर। तो C1 को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि एयर के अंदर जो कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी ऑब्वियसली बड़ा व्हाट एरिया ε0 अपॉन बड़ा दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन। ठीक है, अब एग्जैक्टली कर क्या रहा है इसके अंदर, इन्होंने क्या कर दिया, when two dielectrics of different relative permittivities, है ना, रिलेटिव परमिटिविटीज यूज कर लो वर्ड, या फिर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज कर लो, एक ही बात है। ε1 2 और ε2 4 दे रखे हैं, दो अलग अलग, और वो इस तरह से लगा रखे हैं। यहां पर बड़ा ε1 लगा रखा है ना, और यहां पर ε2 लगा रखा है। ठीक है, ये d/2 है ऐसे करके। ठीक है, मुझसे पूछा है कि नया वाला कैपेसिटेंस कितना होगा, तो हो सकता है किसी बच्चे को डायग्राम ना समझ में आए तो मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं कि व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग। मेरे पास बड़ा एक प्लेट ये रही, दूसरी प्लेट मेरे पास ये रही। ठीक, दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो हमारे पास इस तरीके से D है। हमने क्या कर दिया कि एक है ना डायलेक्ट्रिक लगा दिया ऐसे, S/2 एरिया के साथ S। टोटल एरिया अगर S था तो इसका बड़ा ये S/2 है। ठीक है, यहां का जो परमिटिविटी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो आपके पास 4 है। उसके अलावा यहां पर आपके पास पूरे के पूरे में इस तरह से आपके पास दूसरा डायलेक्ट्रिक है, और उस डायलेक्ट्रिक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास 2 है। टोटली फाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे नया वाला जो कैपेसिटेंस है, मुझसे पूछा कि नया वाला कैपेसिटेंस कितना होगा, कोशिश करते बेटा निकालने की ना। हालांकि अगेन बड़ा थ्योरी का पार्ट है, मोस्टली बच्चों को बड़ा बात याद ही होगी, बट चलिए मैं एक बार करने की कोशिश करता हूं। देखो आप है ना यहां पर एक्चुअली ना 3 कैपेसिटर मान लो, एक कैपेसिटर मान लीजिए आपके पास ये, दूसरा कैपेसिटर आपके पास मान लीजिए ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में है। ये हमारे पास एक तीसरा कैपेसिटर मान लीजिए। ठीक है,
जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से आए वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां से आए, तो ये वाला कैपेसिटर और ये दोनों मिलकर हमारे पास एक तरीके से एक दूसरे के साथ है ना पैरेलल के अंदर है। चलो मैं डायग्राम बनाता हूँ, हालांकि मोस्टली उसको समझ में आ गया होगा बट ठीक है। पहले ये वाला कैपेसिटर बनाते पर है ना, ये वाला कैपेसिटर ये रहा, फिर मैं ये दूसरा वाला कैपेसिटर बना रहा हूँ, ये वाला कैपेसिटर ये रहा, ये दोनों आपस में सीरीज में है। जब भी बेटा एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट ऐसे लगे होते हैं तो सारे सारे सीरीज में होते हैं। इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस होगा बेटा क्या, के एरिया एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बाई टू, बेटा इसकी थिकनेस तो डी बाई टू है ना। इसी तरह से इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस होगा के एरिया एप्सिलॉन नॉट अपॉन बेटा व्हाट, डी बाई टू। टोटली फाइन, ठीक है। तो हमारे पास एक कैपेसिटर और है, कौन सा बेटा, ये वाला कैपेसिटर हमारे पास ऐसे, ठीक है। ये वाला कैपेसिटर जो है वो भाई जो पोटेंशियल यहां का है बेटा वही पोटेंशियल यहां का है, तो जो पोटेंशियल यहां का है बेटा वही पोटेंशियल यहां का है, जो पोटेंशियल यहां का है बेटा वही पोटेंशियल यहां का है, तो जो पोटेंशियल यहां का है बेटा वही पोटेंशियल यहां का है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा ना उसके साथ ही आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब बेटा मेरे ख्याल से काम बन जाएगा हमारा, तो है ना, हमारा सवाल तो बेटा बन जाएगा शायद, है ना बेटा। क्या, टू से बेटा टू कैंसिल बेटा, उससे बेटा इसका के तो मुझे याद है ना, ये मेरे पास बेटा कितना आ गया, फोर बेटा, फोर से बेटा ये आपका टू कैंसिल बेटा, ये फिर ठीक, ये बेटा कितना आ गया, ये बेटा मेरे ख्याल से आ गया टू एस एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, बेटा ये अगर ऊपर जाएगा तो फोर एस एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अच्छा ये कितना, ये मैंने लिखा ही नहीं बेटा, ये तो लिख देता हूँ, ये कितना है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, इसका के है आपके पास टू, एरिया है बेटा एस बाई टू, एप्सिलॉन नॉट अपॉन बेटा ऑफ कोर्स डी, बेटा टू से टू कैंसिल, तो आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट टू बी एस एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये दोनों बड़ा आपस में एक दूसरे के साथ सीरीज में है, ये बड़ा अगर दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अगर सीरीज में है तो इन दोनों का कैपेसिटेंस कितना होगा बेटा, मैं निकाल सकता हूँ कैसे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 से, बेटा इन दोनों का कैपेसिटेंस हमारे पास बड़े आराम से आ जाएगा। बेटा एक में 4 है एक में 2, डायरेक्ट लिख लो बेटा, 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2 एस एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट बी 4/3, तो ऊपर वाले का तो आ जाएगा 4/3 एस एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, नीचे वाले के बेटा कितना है, एस एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल में है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, जैसे दोनों को ऐड किया आई थिंक बेटा 7/3 एस एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये मेरे पास कैपेसिटेंस आ गया। ये हमारे पास ये दोनों डायलेक्ट्रिक लगाने के बाद का जो कैपेसिटेंस है वो मेरे पास इस तरह से आ गया, दिस कम्स आउट टू बी C2। मुझसे क्या पूछ रखा है, C2 अपॉन C1 पूछ रखा है बेटा, दिस कैपेसिटेंस अपॉन, जब पूरे में ईयर थी बेटा रेशियो पूछा तो एस एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बेटा आपके पास कैंसिल हो गया और सिर्फ आपके पास ये 7/3 बच गया, ठीक। तो इजी सवाल था बेटा, कोई खास पंगे वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान सा सवाल था, बस क्या जज करना था कि ये दोनों आपस में सीरीज, फिर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो नीचे वाले के साथ पैरेलल, सिर्फ इतनी सी बात सोचनी थी, उसके बाद तो सारी बात एकदम प्रोसीजरल ही थी। अगला करते हैं, अच्छा सवाल बेटा, है ना, हालांकि मैं तो इसको इजियर ही मानूंगा बट ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसे हल्का सा बड़ा उन्होंने इनोवेशन तो किया ही है। ये शायद बेटा 2008 का है, पुराना सवाल है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विथ प्लेट्स ऑफ यूनिट एरिया, बेटा ध्यान रखना कि जो एरिया है ना वो आपको 1 लेना है, एंड सेपरेशन इज डी, बेटा सेपरेशन डी है, इज फिल्ड विथ ए लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, ठीक है, द लेवल ऑफ लिक्विड इज D/3, बेटा पानी भर रखा है अपन ने ऐसे, और ये जो पानी भर रखा है ये आपने ऐसे D/3 की थिकनेस तक पानी भर रखा है, तो बाकी 2D/3 जो ना वो आपके पास ऑफ कोर्स अब एयर के अंदर है, ठीक है। सपोज द लेवल, लिक्विड लेवल डिक्रीजेस एट ए कांस्टेंट स्पीड v, मतलब पानी जो ना वो लगातार नीचे आ रहा है v स्पीड से, तो ऑफ कोर्स टी टाइम में बड़ा पानी कितना नीचे आ जाएगा, vt डिस्टेंस नीचे आ जाएगा, तो पानी की जो लेयर है उसकी थिकनेस बेटा ऑफ कोर्स D/3 माइनस vt हो जाएगी, और जो एयर वाला जो हिस्सा है उसकी थिकनेस 2D/3 प्लस vt हो जाएगी। अब मुझसे पूछा टाइम कांस्टेंट क्या होगा, अब ये टाइम कांस्टेंट शब्द हमें याद होना चाहिए कि टाइम कांस्टेंट का अर्थ क्या होता है,
जब भी इस तरह का रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर आपस में सीरीज में लगे हों तो हम जानते हैं कि टाइम कांस्टेंट जो है जिसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं इट इज बेसिकली आरसी। अब सिस्टम का रेजिस्टेंस तो मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस तो आर दे रखा है, तो मुझे सिर्फ क्या लिखना है, सी लिखना है। तो बस कुल मिलाकर मुझे एक तरीके से सी लिखना आना चाहिए, बाकी सब तो बस जस्ट फॉर्मेलिटीज हैं। तो आपको बेटा मेरे ख्याल से डायग्राम नजर आ गया होगा। मेरे पास एक प्लेट ये रही, दूसरी प्लेट ये रही, और इसके अंदर ये रहा बेटा आपका लिक्विड। और इस लिक्विड के जो थिकनेस है, जैसा कि बेटा मेरे ख्याल से कन्विंस्ड हो, ये d/3 माइनस वीटी है। और जो हमारे पास एयर है उसकी जो थिकनेस है वो मेरे पास 2d/3 प्लस वीटी। अब मुझे इस पूरे अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस लिखना है। एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, ये जो अरेंजमेंट है इसका कैपेसिटेंस C1 मान लेता हूं, ये जो अरेंजमेंट है इसका कैपेसिटेंस C2 मान लेता हूं। दोनों आपस में ऑफ कोर्स कैसे है, सीरीज में है। और अगर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं 1/c इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। बट यहाँ पर जो सीरीज पैरेलल के जो फॉर्मूले है ना वो रेजिस्टेंस वालों से उल्टे होते हैं, ठीक है, इतना तो याद ही। चलिए C1 बेटा क्या होता है फॉर्मूला, एरिया बेटा 1 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डी नहीं बेटा 2d/3 प्लस वीटी, एरिया एप्सिलॉन नॉट डी ए, सोडा मैंने उल्टा लिख दिया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बड़ा फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो बेटा ये जो आपका 2d/3 प्लस वीटी है बेटा आपका, ऑफ कोर्स ऊपर चला जाएगा, ठीक है। प्लस अब नीचे वाले का बेटा नीचे वाले में डाइलेक्ट्रिक है याद रखना, और उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मुझे कितना रखा है 2। तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस बेटा ऑफ कोर्स होगा K एरिया बेटा 1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी नहीं बेटा ऑफ कोर्स दिस इज d/3 माइनस। परफेक्टली फाइन। बेटा मैं इसमें 2 एप्सिलॉन नॉट बेटा एक बार के लिए बेटा मैं है ना एलसीएम ले लेता हूँ बेटा। जैसे मैंने इसको लिया, मेरे ख्याल से बेटा ये शायद हो गया 4d/3 प्लस 2 टाइम्स वीटी प्लस d/3 माइनस वीटी। ये बेटा 1/c है, मुझे तो c निकालना है ना, तो इसके लिए मुझे उल्टा करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर लिया, 2 एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर आ गया बेटा, नीचे क्या आ गया, और 4d/3 प्लस d/3, आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट टू बी 5d/3 2vt माइनस vt इज बेटा ऑफ कोर्स प्लस vt। मुझे क्या निकालना है, टाउ निकालना है। टाउ निकालने के बाद इसको सिर्फ और सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है बेटा, इसको सिर्फ और सिर्फ मुझे आर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। सो आंसर बेटा ऑफ कोर्स कम्स आउट टू बी 2 एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन बेटा 5d/3 प्लस vt। ये बेटा आपका आंसर होना चाहिए। बेटा मेरे ख्याल से वो एक बार 3 को ऊपर ले जाना, तो मेरे ख्याल से क्या जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन 5d प्लस 3vt। अब शायद बेटा कोई ऑप्शन मैच कर जाए। हाँ बेटा 6 एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन 3d सॉरी बेटा 5d प्लस 3vt। आई थिंक बेटा आंसर कम्स आउट टू बी ए, हमारे पास आंसर आ जाए, ठीक है। इजी रिलेटिवली बेटा, ठीक है, जैसे एडवांस में सवाल पूछते हैं उनके मुकाबले थोड़ा सा इजियर साइड का सवाल तो था ही। आगे चलते, अच्छा सवाल, ये बेटा 2016 का सवाल है। अगेन मुझे थोड़ा सा ना आसान ही लगा, है ना, हालांकि बच्चों को थोड़ा टफ इसलिए लग सकता है कि ना सिचुएशन थोड़ी सी ओवरवेलमिंग लग सकती है ना। एक बार अगर मान लो कि इसका मैंने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना दिया ना, तो फिर बच्चा सोचेगा कि सर कितना ही आसान था, ठीक है। लेकिन ऐसे पहली बार में थॉट हो सकता है किसी किसी बच्चे को ना, और उससे थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़े। इट इज क्वाइट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, बट फिर भी मैं तो आराम से इत्मीनान से करता हूँ आपके लिए ना। In the circuit shown below, the key is pressed at t is equals to 0. बड़ा की को मैंने t is equals to 0 प्रेस किया। Which of the following statement is are correct? बड़ा ट्रू है ना, मुझसे पूछा गया कौन से स्टेटमेंट सही है। is are है बड़ा, ऑफ कोर्स सवाल आपका मोर देन वन करेक्ट है, हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। वैसे मेरी आदत एक्चुअली में ऐसी है कि जब भी सवाल मोर देन वन करेक्ट होता है ना, तो मैं पहले सारे ऑप्शन पढ़ता हूँ, तो जिससे मुझे एग्जैक्टली पता लग जाए कि मुझे निकालना क्या क्या है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पहला ऑप्शन की बजाय जो सी वाला ऑप्शन होता है ना,
वो दोनों इस तरह से रिलेटेड होते हैं कि पहले सी का आंसर निकालना चाहिए फिर ए का आंसर निकालना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि पूरे ऑप्शन पढ़ने से आपको फ्लो पता लग जाता है कि मुझे एग्जैक्टली सोचना कैसे, ठीक है। तो मैं, मेरी आदत है कि मैं सारे ऑप्शन एक बार पढ़ता हूं, अगर सवाल मोर देन वन करेक्ट है तो मैं पक्का पढ़ता हूं। एक द वोल्ट मीटर, बट यहाँ पर कोई को वोल्ट मीटर लगा रखा है, डिस्प्लेस -5 वोल्ट एज सून एज द की इज प्रेस्ड एंड डिस्प्लेस +5 वोल्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो इसका मतलब मुझे पोलरिटी वगैरह का ध्यान रखना है। हालांकि बेटा यहाँ पर माइनस दिखा रखा है, यहाँ पर प्लस दिखा रखा है, अगर पोटेंशियल अगर उसका उल्टा हुआ तो वो नेगेटिव दिखा देगा, इसी तरफ हो तो प्लस दिखा देगा, वो देख लें, कोई दिक्कत। द वोल्ट मीटर विल डिस्प्ले 0 वोल्ट एट टाइम t इज इक्वल्स टू ln2 सेकंड्स, कि यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा ln2 सेकंड्स पर। सोचते हैं, द करंट इन एमिटर बिकम्स 1/e टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू आफ्टर 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद जो करंट है ना वो इनिशियल वैल्यू का 1/e हो जाएगा। चलो करते हैं, चेक करते हैं। द करंट इन द अमीटर बिकम्स 0 आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफी टाइम बाद आपका जो करंट है वो 0 हो जाएगा। अब इसमें बच्चा कई जगह फंस सकता है। पहले बोलेगा सर ये अमीटर और वोल्टमीटर के बारे में कुछ नहीं बोल रखा कि इनका रेजिस्टेंस कितना है। अरे भाई नहीं बोल रखा तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है कि आइडियल मान के चलो, तो अमीटर का तो 0 रेजिस्टेंस मान के चलो, और वोल्टमीटर आप है ना इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मान के चलो, मतलब ब्रोकन टाइप मानो कि इसमें करंट नहीं आएगा। और ऐसा मानते ही सर्किट जो ना वो काफी आसान हो जाएगा। ऐसा मानते ही सर्किट बेटा काफी आसान हो जाएगा। सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा कि मेरे पास ये रहा 5 वोल्ट, ठीक है। अमीटर बेटा आपका आइडियल है तो मैं इसे शॉर्ट वायर टाइप दिखा रहा हूं, और हमारे पास दो अलग अलग सर्किट हैं। ऊपर देखो बेटा, पहले कैपेसिटर है, फिर आपके पास रेजिस्टेंस है। नीचे वाले में पहले आपके पास रेजिस्टेंस है, बाद में बेटा आपके पास यहां पर कैपेसिटर। बस ये जो वोल्ट मीटर है मैं जानबूझ के नहीं दिखा रहा मैं ना, क्योंकि अगर वोल्ट मीटर अगर आइडियल है तो ऑफ कोर्स ये एक ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा। जब ब्रोकन वायर की तरह बिहेव कर रहा हो तो व्हाई टू वरी दैट मच, मस्त रहो ना, रिलैक्स रहो ना, यहाँ पर करंट तो जाना है नहीं। ये मेरे पास बड़ा 5 वोल्ट है, और वैल्यूज बड़ा एक बार है ना देखते हैं क्या क्या दे रखी है। 40 और 25, दिस इज 40 माइक्रोफेरेड, दिस इज 25 किलो ओम। नीचे वाला क्या बड़ा 50 और 20, दिस इज बड़ा 50 किलो ओम, दिस इज 20 माइक्रोफेरेड। अब जरा ध्यान से देखो कि जैसे आपने स्विच को ऑन किया, इंडिपेंडेंटली ये अपने पास हमारे पास एक सिंपल आरसी सर्किट है, सिंपल आरसी सर्किट। अगर मैं ऊपर वाले सर्किट को अगर इग्नोर करूं तो ये नीचे वाला सर्किट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट आरसी सर्किट है। ऐसा आरसी सर्किट जिसके रिजल्ट्स हम लोगों को पहले से याद रहते हैं, याद रहते हैं ना, बिल्कुल वैसा, ठीक है। और मेरे पास बड़ा दो पॉइंट है जिनके बारे में खास तौर से बड़ा बात कर रखी है। मेरे पास ये वाला पॉइंट बड़ा लेट से मेरे पास ए है, मेरे पास बड़ा ये वाला पॉइंट मेरे पास लेट से बी है, इनके बीच में वोल्ट मीटर लगा रखा है। और मेन कहानी उस वोल्ट मीटर के इर्द गिर्द पूछिए तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना उसके बारे में मेन बातें पूछ रखी है। मैं ऑप्शंस बड़ा पढ़ चुका हूं तो मुझे ना जस्ट ऑन करते ही क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम बाद क्या होगा, और बीच के टाइम्स में भी पूछ रखा है। और बीच के टाइम्स में अगर पूछ रखा है तो ऑफकोर्स बड़ा मुझे जनरल इक्वेशंस में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। सिर्फ और सिर्फ t इज इक्वल टू 0 और स्टडी स्टेट में ही इंटरेस्ट नहीं, बाकी टाइम पर मुझे इंटरेस्ट है। तो चलिए बेटा जनरल से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। करंट आएगा बेटा लेट से आई ऐसे, करंट आएगा बेटा आई ऐसे, करंट आएगा आई ऐसे, ऊपर से बेटा करंट आएगा I1, नीचे से करंट आएगा I2। यहां पर कैपेसिटर के पास बड़ा कहीं कभी चार्ज Q1 आएगा, यहां बड़ा चार्ज -Q1 आएगा, यहां पर बड़ा I2 है, यहां पर चार्ज बड़ा मैंने Q2 मान लिया, मेरे पास यहां पर लेट से I2 आ गया। ये I1 और I2 बड़ा मिलकर वापस से मेरे पास I हो गया। I इज ऑफ कोर्स I1 प्लस I2। नीचे वाले सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस आरसी सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है। तो मैं तो ये कहूंगा कि मुझे ये चार्ज हो गया है ना, बड़ा क्या कहते हैं करंट हो गया, सब कुछ याद है मुझे, तो सच में याद है, बड़ा सच में याद है। ऊपर वाले सर्किट में किसी भी टाइम पर अगर किसी ने मेरे से करंट पूछा, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं करंट की वैल्यू होती है बेटा क्या, I1 इज इक्वल्स टू E अपॉन आर है बेटा, E रेज टू पावर माइनस T अपॉन आर सी। बेटा आर से राइट लिख दूं, आर और बेटा सी को मल्टीप्लाई करना तो 40 इंटू 25 बड़ा माइक्रोफेरेड का तो 10 रेज टू पावर -6 किलो का बड़ा ऑफ कोर्स आपके पास 1000 बटा ये 10 रेज टू पावर -3 बटा 25 इंटू 4 बटा मेरे ख्याल से दिस कम्स आउट बी 1 है ना। आर सी की बटा वैल्यू 1 आ गई। ऊपर वाले तार में करंट आपके पास किसी भी टाइम पर ये होगा, ठीक है।
ऊपर वाले बड़ा तार में आपके पास जो करंट होगा बड़ा आपके पास होगा बड़ा 5 डिवाइड बाई 25, आई थिंक बड़ा कितना आ गया 1/5, दैट इज 0.2 बड़ा मिली एम्पियर ई रेस टू पावर माइनस टी। ये ऊपर वाले तार में करंट है। सिमिलरली ये वाला करंट निकाल सकते हैं किसी भी टाइम पर, इसमें करंट कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 5 वोल्ट है, तो 5 डिवाइड बाई ई अपॉन आर, बड़ा ये तो फॉर्मूला ई अपॉन आर ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अगेन बेटा इसका आर सी कितना होगा, इसका आर सी होगा 50 किलो ओम इंटू बेटा 20 माइक्रोफेरेड। बेटा 1 2 3 4 5 बेटा ये 6, ये भी 1 ही आ गया। ये बेटा आई थिंक बेटा 5 डिवाइड बाई 25 बेटा कितना हुआ था, हाँ आई थिंक बेटा 0.1 लिख दो, 0.1 मिली एम्पियर इंटू ई रेस टू पावर माइनस टी। बेटा मेरे पास ये किसी भी टाइम पर I2 आ गया। जनरल क्यों निकाले है ना बेटा, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ t इज इक्वल टू 0 t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे नहीं, मुझे तो हर टाइम पे पूछा है ना। अब सवाल पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले मुझसे पूछ रखा कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वोल्टमीटर के अक्रॉस। बड़े आराम से निकाल लेंगे। t इज इक्वल टू 0 पर लेट्स से यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल 0, t इज इक्वल टू 0 बेटा अगर मैं पुट करता हूं यहां पर, तो बेटा करंट आ गया 0.2 मिली एम्पियर, ये वाला करंट आ गया बेटा 0.1 मिली एम्पियर। अगर 0.2 मिली एम्पियर अगर करंट आ रहा है तो यहां का पोटेंशियल अगर 0 है, रेजिस्टेंस में करंट के अगर अपोजिट जाता है तो पोटेंशियल बढ़ता है। कितना पोटेंशियल बढ़ता है, I इंटू आर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया बड़ा पोटेंशियल बड़ा 25 इंटू बड़ा 0.2 बड़ा मल्टीप्लाई किया, आई थिंक बड़ा पोटेंशियल आ गया 5 वोल्ट, इजंट इट। यहां का पोटेंशियल 0 0 0 0 0 बड़ा यहां का पोटेंशियल 5 वोल्ट, बड़ा यहां का पोटेंशियल भी 5 वोल्ट, बड़ा यहां का पोटेंशियल भी 5 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल भी 5 वोल्ट। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाता तो पोटेंशियल घटता है। कितना घटता है बेटा, ऑफ कोर्स I बेटा t इज इक्वल टू 0 पर बेटा करंट होगा 0.1 मिली एम्पियर, 0.1 एम्पियर मिली एम्पियर को 50 किलो ओम से बेटा मल्टीप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस अगर कितना आ गया 5 वोल्ट। यहां का पोटेंशियल बेटा 5 वोल्ट है, यहां से तक 5 वोल्ट घटेगा तो यहां का पोटेंशियल मेरे पास आ गया 0 वोल्ट। इसका मतलब a और b के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका 5 वोल्ट है। लेकिन कौन सा वाला हायर पोटेंशियल, कौन सा वाला लोअर पोटेंशियल, ऊपर वाला हायर पोटेंशियल नीचे वाला लोअर पोटेंशियल, ऊपर वाला हायर पोटेंशियल नीचे वाला लोअर पोटेंशियल। लेकिन वोल्टमीटर के अंदर बेटा ये नेगेटिव दिखा रखा है, ये पॉजिटिव दिखा रखा है, इसका मतलब वोल्टमीटर -5 दिखा देगा क्योंकि उसकी नोटेशन जो ना वो एग्जैक्टली उसकी उल्टी है। तो t इज इक्वल टू 0 पर वोल्टमीटर आपको -5 वोल्ट दिखा देगा, ठीक है। क्योंकि हमारी रीडिंग में क्या है, ये वाला हायर पोटेंशियल है, ये वाला लोअर पोटेंशियल है, और वोल्टमीटर में ऊपर नेगेटिव दिखा रखा है, नीचे पॉजिटिव दिखा रखा, तो -5 वोल्ट आपको दिखा देगा। हालांकि बच्चे कह सकते हैं कि सर t इज इक्वल टू 0 पर ये जो आपने करंट वगैरह निकाले हैं ना, इसके लिए जनरल एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पर तो कैपेसिटर आपका शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा और इसमें से कितना करंट गुजरेगा, इसमें से कितना करंट गुजरेगा मैं तो ओरली निकाल सकता था। सही बात है, लेकिन मैं अगले वाले ऑप्शन पढ़ के ये डिसाइड कर चुका हूं कि मुझे जनरल एक्सप्रेशन भी लिखना पड़ेगा। जब जनरल एक्सप्रेशन लिखना पड़ रहा है तो मैं लिख ही दिया, शुरुआत में लिख दिया, है कि नहीं यार। मैं ऑप्शन तो पढ़ चुका ना आगे वाले, तो मुझे पता है कि यार वो आगे भी और बातें भी पूछ रहा है मेरे से, तो मैंने सोचा चलो साथ साथ कर लेते हैं। सिर्फ t इज इक्वल टू 0 t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी के सारे अगर ऑप्शन होते तो मैं इतना स्टूपिड नहीं कि जनरल एक्सप्रेशन लिख रहा होता। मैं भी बोल देता कि t इज इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर शॉर्ट वायर की तरह बिहेव कर रहा है, टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर ब्रोकन वायर की तरह बिहेव कर रहा है, और मेरा आंसर ऑफकोर्स ज्यादा फास्ट आते। बट अगेन आगे जाके यूज है तो ठीक है, पहला काम तो हो गया। नहीं टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे क्या होगा, टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर साफ साफ बोल रखा है कि बेटा ये वाला करंट आपके पास क्या हो जाएगा 0, बेटा ये वाला करंट बेटा आपके पास क्या हो जाएगा 0, बेटा करंट दोनों ही क्या हो गया आपके पास 0, और करंट बेटा अगर 0 हो गए, अब मुझसे पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, निकाल लेंगे, बिल्कुल बड़े आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर यहां का पोटेंशियल 0, करंट है नहीं, करंट है नहीं, करंट है नहीं, करंट है नहीं, तो यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल 0 0 0 0 0, यहां का पोटेंशियल 5 5 5 5 5, नीचे भी करंट नहीं है, यहां का पोटेंशियल 5, तो यहां का पोटेंशियल भी तो 5, फिर से बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस 5 आ गया। लेकिन इस बार 5 कैसे आया, यहां का 0 है और यहां का 5 है, पोलरिटी जस्ट उल्टी हो गई है। इस बार बड़ा वोल्टमीटर में यहां पर इधर की तरफ हायर पोटेंशियल और इधर की तरफ लोअर पोटेंशियल है। शुरुआत में यहां पर हायर था और यहां पर लोअर था, अब यहां पर हायर है और यहां पर लोअर है। इस बार बड़ा उसको +5 बोलो या -5 बोलो, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर वोल्टमीटर में इधर +5 दिखा रखा है, इधर प्लस दिखा रखा है, इधर माइनस दिखा रखा है, और हमारा इधर ही हायर आ रहा है, तो सर इस बार प्लस में ही रीडिंग छोड़ दीजिए। इसका मतलब टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो +5 वोल्ट आएगा, ये वाला
वाला स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। पहला आंसर सीम्स फाइन टू मी, ए ऑप्शन सीम्स गुड टू मी। द वोल्टमीटर विल डिस्प्ले 0 वोल्ट एट टाइम दिस। बेटा देख लो, बेटा अगर डी ऑप्शन को छोड़ दूं तो आपका बी और सी ऑप्शन जो ना वो तो जनरल एक्सप्रेशन से सोल्व होंगे कि बीच के किसी टाइम में क्या होगा। हाँ, डी वाले ऑप्शन के अंदर आप ऐसा कह सकते हो कि हाँ सर मैं ये डायरेक्ट निकाल सकता हूं। चलो बेटा फिर भी चलो मैं एक बार डी वाला चेक कर लेते हैं। डी वाले मुझसे क्या बोल रखा है, द करंट इन द अमीटर। अच्छा अमीटर में करंट, अमीटर में करंट विल बी ऑफ कोर्स I1 प्लस I2, टाइम टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी पर लॉन्ग टाइम बाद बेटा ये वाली टर्म बेटा क्या हो जाएगी, जीरो। टाइम टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, जीरो। I1 भी जीरो, I2 भी जीरो, तो ऑफ कोर्स I आल्सो कम्स आउट टू बी जीरो। तो डी भी आपका सही है। ऑल्दो डी सही है उसके लिए सारे के सारे एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि टाइम टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी पर ये वाला कैपेसिटर ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा, ये ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा, तो करंट बेटा इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, तो मीटर में जीरो आना ही था। जनरल एक्सप्रेशन की आवश्यकता नहीं थी। एनीवेज जनरल एक्सप्रेशन की आवश्यकता बेटा इन दोनों ऑप्शन के लिए थी, इसलिए मैंने पहले से ही जनरल एक्सप्रेशन में सारा सवाल कर रखा है। वोल्ट मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रखा है, बिल्कुल निकालेंगे। ए पर पोटेंशियल, मैं ऊपर वाले पॉइंट को ए बोल रहा हूं, ए पॉइंट पर पोटेंशियल है बेटा, यहां का पोटेंशियल जीरो है, रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जाते हो तो पोटेंशियल बढ़ता है, तो यहां का पोटेंशियल ऑफ कोर्स आ जाएगा, यहां पर बड़ा करंट है I1, तो I1 इंटू R1। I1 कितना है बेटा, I1 है मेरे पास 0.2 इंटू 10 रेस टू पावर -3 इंटू e रेस टू पावर -t इंटू R है बेटा 25 किलो ओम, तो 25 इंटू 1000 बेटा 1000, और बेटा ये आपका कैंसिल, 25 को बेटा तुमने 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू e रेस टू पावर -t। ये ए पर पोटेंशियल है। बी पर पोटेंशियल कितना है बेटा, बी पॉइंट तो ये रहा, यहां का पोटेंशियल कैसे लिखोगे, यहां का पोटेंशियल 0, तो बेटा यहां का पोटेंशियल 5, यहां का पोटेंशियल 5, यहां का पोटेंशियल 5, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाते हो पोटेंशियल घटता है, तो यहां का पोटेंशियल अगर 5 है तो बी पॉइंट का पोटेंशियल होगा 5 माइनस I2 R2, 5 माइनस I2 है 0.1 इंटू 10 रेस टू पावर -3 इंटू e रेस टू पावर -t इंटू R2 बेटा तेरे पास 50 इंटू 10 रेस टू पावर -3, सो बेटा 50 इंटू 10 रेस पावर +3, बेटा दोनों कैंसिल, आई थिंक बेटा दैट आ गया 5 माइनस बेटा कितना, 5 माइनस 5 e रेस टू पावर -t। ये बेटा मेरे पास ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। मुझे ए और बी का बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, बेटा निकाल लो। ए और बी का बेटा अगर मुझसे किसी ने अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, बड़ा आराम से कह सकता हूं कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू, बेटा मैंने जैसे दिस माइनस दिस किया बेटा मेरे ख्याल से आ गया शायद 10 टाइम्स e रेस टू पावर -t -5। टाइम कितना, ln 2 सेकेंड्स, बेटा टाइम को बेटा जैसे मैंने ln 2 सेकेंड्स लिखा, बेटा टाइम को ln 2 सेकेंड्स बोल रखा क्या, हाँ बेटा टाइम को बेटा जैसे मैंने ln 2 सेकेंड्स लिखा, बेटा अगेन e रेस टू पावर ln 2 बेटा मेरे ख्याल से 2 होता है, e रेस टू बेटा माइनस ln 2 बेटा मेरे ख्याल से हाफ होता है, 10 इंटू हाफ कम्स आउट विद 5, 5 माइनस 5 कम्स आउट टू बी 0। क्या ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, ऑफ कोर्स बेटा ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, बी ऑप्शन आल्सो सीम्स गुड टू मी। The current in ammeter becomes 1 by E of the initial value after 1 second। अमीटर में करंट, अमीटर में बेटा ऑफ कोर्स करंट मैं आपको बता चुका हूं, अमीटर में जो करंट है वो तो I1 प्लस I2 है, और अमीटर में जो करंट है अगर वो I1 प्लस I2 है बेटा उसकी वैल्यू बेटा मेरे पास बड़े आराम से आ गई, बेटा कितनी, जरा दोनों को ऐड करना, e रेस टू पावर बेटा -t तो कॉमन आ गया, आई थिंक 0.3 लिख दो, है बेटा 0.3 मिली एम्पियर इंटू e रेस टू पावर -t। ये बेटा मेरे पास करंट है, t इज इक्वल्स टू 0 पर करंट कितना है बेटा, t इज इक्वल्स टू 0 पर अमीटर में जो करंट है बेटा उसकी वैल्यू है 0.3 मिली एम्पियर। मुझसे पूछ रखा है बताओ 1 सेकंड बाद कितनी होगी, बेटा 1 सेकंड बाद जो करंट की वैल्यू होगी अमीटर में से बेटा वो होगी 0.3 मिली एम्पियर इंटू e रेस टू पावर, बेटा टाइम को बेटा एक बार -1 रखना, बेटा 1 रखते बेटा मेरे ख्याल से आ गया 0.3 मिली एम्पियर इंटू 1/e। 1 सेकंड बाद जो करंट है वो t इज इक्वल्स टू 0 वाले करंट का 1/e टाइम से, इज इट करेक्ट और रॉन्ग, ऑफ कोर्स इट इज करेक्ट, बेटा सी ऑप्शन आल्सो सीम्स गुड टू मी।
मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, मैंने बहुत ही आराम से इस बात को समझाया है कि है ना, स्टडी स्टेट और t इज इक्वल्स टू 0 की तरह सोल्व करना है एक्सप्रेशन लिख के, या फिर जनरल एक्सप्रेशन लिख के सोल्व करना है। अगर ये बी और सी ऑप्शन अगर ना पूछ रखे होते तो बेटा मैं भी बिल्कुल आसान तरीके से, जैसे बेटा बिना जनरल एक्सप्रेशन लिखे होते हैं वह वैसे ही सोल्व करता, लेकिन मैं अगेन ऑप्शन पढ़ के डिसाइड कर लेता हूं कि मेरे को एग्जैक्टली किन तरह के एक्सप्रेशन के अंदर टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, अदरवाइज बेटा के मान लो कि जैसे आपके पास ए और डी ऑप्शन थे वैसे ही मान लो बी और सी ऑप्शन होते, और सिर्फ t इज इक्वल टू 0, टी टाइम टेंडिंग टू इन्फिनिटी की बातें ही अगर कर रहे होते तो t इज इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर को शॉर्ट वायर और टाइम टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर कैपेसिटर को ब्रोकन वायर बांध के हम सटासट सारे सवाल और आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। बी और सी ने हमें मजबूर किया कि हम जनरल एक्सप्रेशंस लिखें। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज अच्छा सवाल, बड़ा बढ़िया सवाल, कॉन्सेप्चुअली बढ़िया सवाल है, सुनिएगा। सर्किट इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विद स्विच एस ओपन। बड़ा स्विच है ना, ये है बड़ा, ये ओपन है, तो बड़ा ऊपर दोनों कैपेसिटर, बड़ा नीचे आपके पास रेजिस्टेंस है। व्हेन द स्विच इज क्लोज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज फ्रॉम y टू x। बड़ा y से x में कितना चार्ज फ्लो होगा अगर मैंने स्विच को ऑन किया तो? सोचते, पहले स्विच ऑफ था, जब स्विच ऑफ था तो सिचुएशन वाज लुकिंग समथिंग लाइक दिस, कि मेरे पास ये 3 माइक्रोफेरेड है, मेरे पास ये 6 माइक्रोफेरेड, दिस इज 3, दिस इज 6, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है, यहां पर एक स्विच है जो ऑफ है। बैटरी ने बेटा कोई ना कोई करंट दिया, बेटा बैटरी में से करंट थोड़ी देर तक तो ऊपर से भी जाएगा, यहां से आ नहीं सकता है, यूं भी करंट आएगा, थोड़ी देर बाद में यू नो इट वेरी वेल कि जो आपके कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज जाएंगे, कैपेसिटर आपके फुल्ली चार्ज जाएंगे और सारा सारा करंट आपका फिर यूं जाना स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले ऑफ कोर्स करंट ऊपर से भी जा रहा था, लेकिन जब ऊपर से करंट जा रहा था तो यहां पर करंट अगर आई है तो यहां पर भी करंट आई है, यहां पर करंट है नहीं क्योंकि स्विच ऑफ है, तो यहां पर भी करंट आई है, तो यहां पर भी करंट आई है, यहां पर करंट आई है और यहां पर करंट आई है, इसका मतलब ये वाला चार्ज भागकर यहां पहुंचा है, तो इसका मतलब यहां पर चार्ज क्यू है तो यहां पर चार्ज माइनस क्यू है, यहां पर चार्ज क्यू है तो यहां पर चार्ज माइनस क्यू है। ये क्यू भी हम निकाल सकते हैं बट नॉट नीडेड। इस प्लेट के पास चार्ज माइनस क्यू, तो इस वाली प्लेट के पास चार्ज क्यू, क्योंकि ये वाला सारा सारा क्यू चार्ज भागकर यहां पहुंच गया, यहां जाने का रास्ता शुरुआत में नहीं था जब स्विच ऑफ था। अब हमने स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन करने के बाद, स्विच को जैसे ही ऑन किया, अब स्थिति कुछ कुछ ऐसी हुई, ये कैपेसिटर, ये मेरे पास एक कैपेसिटर एंड ये हमने स्विच को ऑन कर दिया है, मेरे पास से ये एक रजिस्टर, मेरे पास से ये एक रजिस्टर, ये हमारे पास पड़ा बैटरी। बैटरी कितने की बेटा? 9 वोल्ट की बेटा के पास बैटरी है, ये मेरे पास 3 ओम है, मेरे पास ये 6 ओम है। अब फिर से बेटा चार्ज की कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होंगे, मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि अब ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर आपस में सीरीज में नहीं है। सीरीज में होने के लिए जो चार्ज इस पे है बेटा वही चार्ज इस पे होना चाहिए। इस बार बेटा यहां पर इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर चार्ज सेम होना कंपलसरी इसलिए नहीं है क्योंकि यहां से कोई ना कोई चार्ज भाग सकता है, यूं या यूं बेटा चार्ज आ सकता है, सो ये इन दोनों को हम सीरीज में नहीं बोलेंगे। ठीक, एनीवेज मुद्दे पे आते हैं। जैसे ही स्विच को ऑन किया थोड़ी देर तक बड़ा चार्ज का कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हुआ, फाइनली क्या होगा, फाइनली दिस विल बिहेव लाइक ए ब्रोकन वायर, जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा फाइनली दिस विल बिहेव लाइक ब्रोकन वायर, तो यहां से करंट फाइनली नहीं जाएगा, फाइनली जब स्टेडी स्टेट आ चुकी तब फाइनली बड़ा यहां से करंट नहीं जाएगा, स्टेडी स्टेट में यहां पर करंट जाना बंद हो जाएगा। जब यहां करंट नहीं जा रहा, यहां करंट नहीं जा रहा, तो यहां पर भी कभी न कभी करंट जाना बंद हो जाएगा। बीच में गया होगा तभी तो बड़ा ऑफ कोर्स यहां से चार्ज फ्लो होगा, लेकिन कभी न कभी जब टाइम स्टेडी स्टेट का आ जाएगा तब यहां पर करंट डिके हो जाएगा, यहां करंट डिके और यहां पर करंट डिके, तो सारा का सारा करंट आपके पास यूं जाएगा। जब स्टेडी स्टेट आएगा तो सारा का सारा करंट आपके पास यूं चला जाएगा। 3 ओम और 6 ओम दोनों आपस में सीरीज में है, तो बेटा कुल मिला के 9 ओम का रेजिस्टेंस है, 9 वोल्ट की बैटरी है, ऑफ कोर्स करंट कम्स आउट टू बी 1 एम्पियर। यहां का पोटेंशियल अगर आपके पास 0 है बेटा, यहां का पोटेंशियल आपके पास 9 है, यहां का पोटेंशियल आपके पास 9 है, यहां का पोटेंशियल 0, तो बेटा यहां का पोटेंशियल आपके पास 0 है। ठीक है, करंट बेटा आपके पास आ रहा है ऐसे 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट आ रहा है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जाते बेटा पोटेंशियल बढ़ता है कितना, I इंटू आर, बेटा यहां का पोटेंशियल आ गया 6, यहां का पोटेंशियल 9 है बेटा, यहां का पोटेंशियल 6 है, ऑफ कोर्स पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास यहां पर आ गया 3 का। यहां का पोटेंशियल 6 तो बेटा यहां का पोटेंशियल भी 6, यहां पर करंट तो है ही नहीं, यहां का पोटेंशियल 9 तो बेटा यहां का पोटेंशियल भी तो 9,
कुल मिलाकर बड़ा इस कैपेसिटर के आजू बाजू पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया 3 वोल्ट का, वो भी इधर की तरफ हायर पोटेंशियल, इधर की तरफ लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस है 3 का और इसका कैपेसिटेंस है बड़ा 3 माइक्रोफेरेड। जैसे बड़ा Q इज इक्वल टू C इंटू V किया, इस वाले प्लेट पर चार्ज आ गया है 9 माइक्रोकुलम, इस वाले प्लेट के पास चार्ज आ गया -9 माइक्रोकुलम। सिमिलरली यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल 6, यहां का पोटेंशियल 0, कैपेसिटर के आजू बाजू पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 6 वोल्ट। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बड़ा मुझे दे रखा है 6 माइक्रोफेरेड, 6 इंटू 6 बड़ा कितना हो गया 36। ये है हायर पोटेंशियल, ये है लोअर पोटेंशियल, तो यहां पर चार्ज आएगा +36 माइक्रोकुलम और यहां पर चार्ज आएगा -36 माइक्रोकुलम चार्ज। अब जरा ध्यान से, आराम से, इत्मीनान से इन दोनों प्लेट्स को देखो। ये प्लेट को आराम से देखो। शुरुआत में इस प्लेट के पास चार्ज -Q था, इसके पास चार्ज +Q था, दोनों के पास मिलाकर शुरुआत में चार्ज 0 था। अब इस प्लेट के पास और इस प्लेट के पास कुल मिलाकर चार्ज दोनों के पास मिलाकर 36 और -9 बड़ा कितना हो गया 25 नहीं 27 माइक्रोकुलम चार्ज। ये कहां से आया होगा? यहां पर तो एयर है, यहां से तो आया नहीं होगा, यहां पर भी एयर है, यहां से तो आया नहीं होगा, तो पक्की बात है कि 27 माइक्रोकुलम चार्ज, पक्की बात है कि यहां से। तो दोनों प्लेट के पास बड़ा कुल मिलाकर 36 माइक्रोकुलम और -9 माइक्रोकुलम चार्ज बड़ा कितना हो गया 27 माइक्रोकुलम चार्ज हो गया। पक्की बात है कि ये चार्ज आया होगा, ये बड़ा आपका 27 माइक्रोकुलम चार्ज यहां से आया होगा। तो y से x में कितना चार्ज आया मुझसे वो पूछा है, सो आंसर ऑफ कोर्स बेटा कम्स आउट टू बी 27 माइक्रोकुलम्स ऑफ द चार्ज। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा सवाल बेटा, बढ़िया सवाल है ना, काफी ऐसे सर्किट की समझ होना, ठीक है, ठीक है, थोड़ा आराम से इत्मीनान से करने वाला सवाल। सवाल की लैंग्वेज में भी अगेन थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, थोड़ा आराम से इत्मीनान से पूरा पूरा पढ़ना चाहिए, तब जाके अपना सवाल बनेगा। 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं C1, C2, C3। बेटा याद रखना आइडेंटिकल हैं, मतलब तीनों के कैपेसिटेंस सेम है, बस वो नाम C1, C2, C3 इसलिए अलग अलग निकाल दिए कि हम पहचान सकें किसकी बात हो रही है ना, क्योंकि वो हो सकता है कि सवाल के अंदर आगे भाषा के अंदर बोलें कि C1 के साथ ये हुआ, C2 के साथ ये हुआ, C3 के साथ ऐसा हुआ, लेकिन तीनों के कैपेसिटेंस शुरुआत में आपके पास सेम है। Have capacitance 1 microfarad each and they are uncharged initially। बेटा ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तीनों के तीनों का प्रत्येक का कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड है, टोटली फाइन टू मी। दे आर कनेक्टेड इन सर्किट एज शोन। बेटा C1 ये रहा, C2 ये रहा, C3 ये रहा। C1 is then filled completely with a dielectric material of relative permittivity epsilon r। बेटा मैं एक काम कर रहा हूं, इस 1 माइक्रोफैरेड को मैं एक बार के लिए C नोट मान रहा हूं, तो इसका कैपेसिटेंस C नोट, इसका कैपेसिटेंस C नोट, इसका कैपेसिटेंस भी C नोट, लेकिन इसका कैपेसिटेंस ऑफ कोर्स एप्सिलॉन r टाइम्स C नोट हो जाएगा। जैसे डायलेक्ट्रिक बेटा डाल दोगे कैपेसिटेंस आपका एप्सिलॉन r टाइम्स हो जाता है। द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF 8 वोल्ट। फर्स्ट द स्विच S1 इज क्लोज्ड। बेटा ये S1 को क्लोज किया, while the switch S2 is open, और ये S2 ओपन है, तो अगर S1 को अगर ऑन कर दिया तो ये वाला सर्किट तो काम का है ही नहीं, यहां पर तो कोई करंट गया ही नहीं, तो इस वोल्टेज से पक्की बात है कि आपने इसको चार्ज कर दिया होगा। दैट इज टोटली फाइन। फर्स्ट द स्विच S1 इज क्लोज्ड while the switch S2 is kept open। बेटा S2 ओपन है, तो इस वोल्टेज से अपन ने इसको चार्ज कर दिया। अब क्या हो गया, when the capacitor C3 is fully charged, जब कैपेसिटर C3 फुल्ली चार्ज हो गया, S1 is opened and S2 is closed, फिर इसको ओपन कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। पहले काम करते हैं, पहले इसका जो चार्ज हो गया वो देख लेते हैं। इस V0 वोल्ट से मैंने जैसे ही इसको चार्ज किया, बेटा V0 की वैल्यू बेटा मुझे 8 वोल्ट दे रखी है। जैसे बेटा आपने 8 वोल्ट से इसको चार्ज किया, बेटा ऑफ कोर्स ऊपर वाला हायर पोटेंशियल, नीचे वाला लोअर पोटेंशियल, यहां का चार्ज आ जाएगा 8 टाइम्स C नोट, बेटा यहां पर चार्ज आ जाएगा -8 टाइम्स C नोट। चार्ज होता है C इंटू V। अब क्या हुआ, अब मैंने इसको तो हटा दिया और ये वाला स्विच ऑन कर दिया, तो यहां से चार्ज यूं आएगा ऐसे, ठीक है। नाउ द चार्ज जो है ना बेटा इनके बीच में आपस में बटेगा, टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन ऑल द कैपेसिटर्स रीच इक्विलिब्रियम, जब वापस से इक्विलिब्रियम आया, इसको ऑफ और इसको ऑन करने के बाद चार्ज का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके बाद जब इक्विलिब्रियम आया, द चार्ज ऑन C3 पर जो चार्ज है ना वो 5 माइक्रोकुलम पाया गया, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन r, तो बताइए कि एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या होगी।
तो सिचुएशन विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये मेरे पास एक कैपेसिटर, ये मेरे पास एक कैपेसिटर, और मेरे पास ये बेटा मेरा C3। C3 जो है बेटा, इसकी वैल्यू मेरे पास C0 है। इसके पास बेटा अब चार्ज बचा है Q। बेटा इस Q की वैल्यू मुझे दे रखी बेटा कितनी 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 5 माइक्रोकूलम। बेटा लास्ट में पुट कर दूंगा, एक बार मैं ऐसे वेरिएबल में सोल्व कर रहा हूं। पहले कितना चार्ज था 8 टाइम्स C0। बेटा एक काम करता हूं, उस 8 को मैं एक बार के लिए ना V0 ही लिख देता हूं, है ना। तो शुरुआत में चार्ज था C0 V0, अब चार्ज है बेटा Q। तो पक्की बात है कि इसमें से C0 V0 माइनस Q चार्ज ऐसे भाग गया होगा, और यहां पर आपके पास चार्ज आ गया C0 V0 माइनस Q। बेटा इसका कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन R टाइम्स C0। बेटा यहां पर चार्ज आ गया है माइनस C0 V0 नेगेटिव। बेटा यहां पर इतना ही चार्ज बेटा यहां पर वापस आ गया C0 V0 माइनस Q। बेटा यहां पर उसका नेगेटिव आ गया। ठीक है बेटा, मुझे एप्सिलॉन R चाहिए। बड़ा आराम से काम बन गया बेटा। स्मॉल क्यू अगर दे रखा है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक केवीएल की इक्वेशन लिखनी है, आंसर आ जाएगा। केवीएल लगाते हैं, केवीएल अगर लगाना है बड़े आराम से लगाते हैं। केवीएल में एक तो ये वाली बात याद रखनी है कि मान लो कि लेट से मेरे पास कोई ना कोई प्लेट है ऐसे, है ना, और इसके पास चार्ज बेटा क्यू है, यहां पर चार्ज आपके पास माइनस क्यू है। तो जब भी आप इस प्लेट में यहां से यहां कूदोगे ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको लिखना है माइनस क्यू बाई सी। माइनस जिस प्लेट से कूद रहे हो उसका चार्ज डिवाइड बाई सी। तो अब लिखने की कोशिश करते हैं अपना ना, पूरे में सिर्फ और सिर्फ केवीएल लगाना है, बेसिक से काम बन जाएगा। मैं एक बार बड़ा चार्जेस सारे का सारे वापस से लिख दूं, है ना। यहाँ पर चार्ज बड़ा मैंने क्यू मान लिया, है ना। यहाँ पर चार्ज बड़ा मैंने क्यू मान लिया, बड़ा यहाँ पर चार्ज मेरे पास माइनस क्यू आ गया। यहाँ पर पहले चार्ज था C0 V0, यहाँ पर क्यू रह गया तो C0 V0 माइनस क्यू। चलते चलते यहाँ पर पहुंच गया, बड़ा उसका अपोजिट यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर C0 V0 माइनस क्यू आ गया, यहाँ पर नेगेटिव ऑफ C0 V0 माइनस क्यू बड़ा यहाँ पर आ गया, और यूं चलते 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 सारा काम बन गया। तो चलिए यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। यहां चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, यहां से माइनस ऑफ इस प्लेट पे चार्ज डिवाइड बाय सी, माइनस ऑफ माइनस क्यू बाय C0। बेटा कितना आ जाएगा प्लस क्यू अपॉन C0। ठीक है, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा माइनस इस प्लेट पे चार्ज डिवाइड बाय कैपेसिटेंस C0 V0 माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन R टाइम्स C0। चलते गए चलते गए चलते गए, माइनस इस प्लेट पे चार्ज माइनस C0 V0 माइनस क्यू अपॉन बड़ा कैपेसिटेंस। इसका कैपेसिटेंस तो बड़ा हमारे पास C0 ही था, जहां से चल रहा वहीं पहुंच गए। ऑफ कोर्स सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या आएगा 0। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बेटा लिखना आसान है, माइनस इस प्लेट से इस प्लेट पे कूद रहे हो तो इस प्लेट का चार्ज डिवाइड बाय सी। ठीक, एप्सिलॉन R टाइम्स बेटा C0 को अगर मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास शायद आ गया एप्सिलॉन R टाइम्स क्यू माइनस C0 V0 प्लस क्यू माइनस एप्सिलॉन R टाइम्स C0 V0 माइनस माइनस बेटा प्लस प्लस एप्सिलॉन R टाइम्स क्यू। सबका सम शुड बी इक्वल टू 0। बेटा मुझे चाहिए क्या, मुझे एप्सिलॉन R चाहिए, तो बेटा एप्सिलॉन R वाली टर्म्स को इधर रखो। तो एप्सिलॉन R क्यू और क्यू बेटा कितना आ गया 2Q। एक बेटा एप्सिलॉन R की टर्म बेटा ये भी है माइनस C0 V0 इज इक्वल्स टू बेटा बाकी टर्म्स को उधर ले गया। बेटा बाकी टर्म्स बेटा मेरे पास कितनी है Q माइनस C0 V0। बेटा सिर्फ वैल्यूज रखनी है, मैंने बेटा सारा सवाल वेरिएबल्स में किया तो बेटा ठीक है। मेरे पास एप्सिलॉन R की वैल्यू आ गई बेटा कितनी Q माइनस C0 V0 अपॉन 2Q माइनस C0 V0। बेटा Q तो है मेरे पास 5 माइक्रो कूलम, बेटा सब माइक्रो में आएंगे। C0 V0 कितना है बेटा, ये मेरे पास C0 था बेटा मेरे ख्याल से 1 माइक्रोफेरेड। V0 कितना था 8 वोल्ट। बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ऑफ कोर्स 8 माइक्रो कूलम आ जाएगा, तो माइनस 8। बेटा माइक्रो तो बेटा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स Q बेटा कितना आ गया 10। एप्सिलॉन R क्यू 2 टाइम्स एप्सिलॉन R क्यू माइनस एप्सिलॉन R टाइम्स C0 V0। ओ बेटा ठीक है, बेटा उल्टा हो गया। बेटा ये माइनस क्यू प्लस C0 V0, बेटा यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, सॉरी C0 V0 बेटा वापस से कितना आ गया 8 माइक्रो कूलम। ठीक है, वो बेटा मैंने माइनस वाला ऐसे कर दिया। 8 माइनस 5 इज बेटा ऑफ कोर्स कितना 3।
10 माइनस 8 इज बेटा ऑफ कोर्स कितना 2. आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट 1.5. सो दिस कम्स आउट टू बी 1.5. तो मैं बेटा ऐसे वेरिएबल में कर लिया करो और न्यूमेरिकल वैल्यूज बिल्कुल लास्ट में रख दिया करो, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी बैठ जाएगी. बाकी हर स्टेप पे न्यूमेरिकल कर सकते हो, कोई ऐसे खास दिक्कत नहीं है. एप्सिलॉन आर के तो मेरे पास जो वैल्यू है वो मेरे पास 1.5 आ गई. परफेक्टली फाइन. आगे चलते हैं. आसान सवाल बेटा, पता नहीं आई डोंट नो कि ना जेई ने मतलब आईआईटी वालों ने क्या सोच के बेटा वाला सवाल बनाया. मेरे ख्याल से बच्चा शायद पेन ना चलाए तब भी बेटा सवाल कर लेगा. ये शायद बेटा 2022 का सवाल है. हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हो जिन्होंने 2022 के पूरे पूरे पेपर में सिर्फ और सिर्फ तीनों सब्जेक्ट मिलाकर, दोनों पेपर मिलाकर सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल किया हो सही, और वो ये वाला हो. ठीक है. इन द फॉलोइंग सर्किट C1 12 माइक्रोफेड दे रखा है, C2 C3 4 माइक्रोफेड दे रखा है, C4 और C5 2 माइक्रोफेड दे रखा है. चार्ज स्टोर्ड ऑन C3. बेटा C3 कौन सा है? ये वाला. इसका कैपेसिटेंस है कितना? इसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेरेड है. इसके पास कितना चार्ज होगा? बेटा ऑफ कोर्स इसके पास चार्ज होगा C3 मल्टीप्लाई बाय इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस. अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है और सर्किट इतना आसान है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट लिख देंगे. लेट्स से यहाँ का पोटेंशियल 0, 2 वोल्ट की बैटरी, तो यहाँ का पोटेंशियल भी 2 वोल्ट. शॉर्ट वायर शॉर्ट वायर शॉर्ट वायर, तो यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0. यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट, तो यहाँ का पोटेंशियल भी आपके पास 2 वोल्ट. तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो 2 वोल्ट आ गया. तो कैपेसिटेंस कितना है? कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैरेड. वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट. बड़ा मल्टीप्लाई किया तो 8 माइक्रोफैरेड इनटू वोल्टेज बड़ा कूलम्ब. सो आंसर कम्स आउट टू बी 8 माइक्रो कूलम्ब्स. तो हो सकता है कि बड़ा जब एक्चुअल में सवाल बनाया हो ना, तो शायद हो सकता है कि कुछ और सोच के बनाया हो, है ना, और है ना फिर है ना वो सर्किट है ना बैठा नहीं हो. मान लो यहीं पर ना ये C5 यहाँ न लग के लेट से यहाँ लग जाता है ना, यहाँ लग के यहाँ लग जाता, फिर ऑफ कोर्स बड़ा मैं इसको हल्का फुल्का सॉल्व करना पड़ता और बाकी सारे कैपेसिटर्स की भी हमें जरूरत पड़ती. बट ठीक है, ये वाला सवाल तो इतना सा ही था. एंड इतना से बेटा 2022 के अंदर वाला सवाल पूछ रखा था. इसमें मेरी कोई गलती नहीं बेटा, जेई ने मतलब IIT वालों ने पूछा ही ऐसे ना. अच्छा सवाल बेटा, बढ़िया सवाल है. हालांकि अगेन इस तरह की एरर निकालना बेटा मैं आपको है ना कई बार सिखा चुका हूं. मैंने इवन बेटा आपको है ना रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो उनमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अंदर किस तरह से एरर निकालना वहां भी सिखा रखी है. बड़ा मिरर की फोकल लेंथ के अंदर एरर कैसे निकालनी होती है जब U और V के अंदर एरर हो, तब भी बड़ा तुम्हें सिखा रखी है. लेंस की फोकल लेंथ में एरर कैसे निकालनी बड़ा वो मैंने आपको कई बार सिखा रखी है और वही काम आपके पास यहाँ पर भी है. सवाल अच्छा है बट अगेन रिपीटेटिव है क्योंकि मैंने वह सवाल आपको कई बार करा रखा है. ये वाला सवाल बड़ा जेईई एडवांस 2020 का है. किसी बच्चे को बड़ा इस तरह के एरर निकालने वाले सवाल ना आते हो तो वो वाला बच्चा इस सवाल से भी सीख सकता है, क्योंकि मैं तो सारी बात ही बता रहा हूँ. और ये जो बात सीख रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि यहीं लगेगी, है ना, कई जगह लग जाएगी. जो मैंने 3 केस तुमने बताई दिए. 2 कैपेसिटर हैं बेटा जिनकी कैपेसिटेंस मुझे दे रखे हैं, एरर के साथ है और सीरीज में कनेक्टेड है. मेरे पास एक कैपेसिटर ये रहा, दूसरा कैपेसिटर मेरे पास ये रहा, दोनों के दोनों आपस में इस तरह से सीरीज में है. पहला वाला जो कैपेसिटर है बेटा मेरे पास वो 2000 प्लस माइनस 10 पिको फेरेड बेटा उसका कैपेसिटेंस है. दूसरा वाला जो कैपेसिटर है बेटा वो 3000 प्लस माइनस 15 पिको फेरेड बेटा उसका कैपेसिटेंस है ना. ये बेटा जो प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू है वो उस कैपेसिटेंस के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल एरर है. इस पूरे अरेंजमेंट को बेटा मैंने किसी वोल्टेज के अक्रॉस लगा रखा है और जो वोल्टेज है ना बेटा उसके अंदर भी एरर है. और जो वोल्टेज है ना वो मेरे पास 5 प्लस माइनस 0.02 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लगा रखा है. परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कॉम्बिनेशन. इस कॉम्बिनेशन ने जो एनर्जी स्टोर कर रखी है उसमें कितनी एरर है मुझसे पूछिए. अब इस कॉम्बिनेशन ने कितनी एनर्जी स्टोर कर रखी है बड़ा, फॉर्मूले 2 होते हैं, Q²/2C या फिर बड़ा हाफ CV². बड़ा मैं ऑफ कोर्स हाफ CV² यूज करूंगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है. C क्या है बड़ा? इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस. इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस बेटा बड़े आराम से निकाल देंगे. 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस बेटा 1/C2. बिना एरर के बेटा वैल्यूज लिखना बेटा, बिना एरर के एक बार वैल्यूज लिखना. तो बेटा मेरे ख्याल से C की वैल्यू शायद 1200 पिको फेरेड आ गई है. इसमें एरर भी होगी, बिना एरर के जो वैल्यू है ना उसको हम ट्रू वैल्यू कहते हैं. ठीक है, मेरे पास बेटा ये जुगाड़ डाल. C में एरर है, V में एरर है, तो ऑफकोर्स U के अंदर भी एरर तो होगी. इस एरर का एक फॉर्मूला है, बहुत ही स्टैंडर्ड है, सारे बच्चों बड़ा मेरे ख्याल से याद होगा. फॉर्मूला इस तरह से है,
u पर बेटा पावर 1 है तो सिर्फ ऐसे लिख दो du अपॉन यू इंटू 100, हाफ हमेशा अलग से हटा दिया करो। c पर बेटा पावर 1 है तो सिर्फ ऐसे ले लिया करो dc अपॉन सी इंटू 100, प्लस बेटा v पर पावर 2 है तो 2 को नीचे ले आया करो, 2 टाइम्स dv अपॉन v इंटू 100। इस फॉर्मूले की डेरिवेशन बेटा मैं जानबूझ के बता नहीं रहा क्योंकि ऑफ कोर्स बेटा इस लेक्चर में कोई बच्चा अगर यहां तक पहुंचा है तो वो बच्चा ऑफ कोर्स है ना, उसके लिए तो ये सब एकदम ऐसे ही है ना। ये बेटा किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो है उसके अंदर एरर निकालने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि हर जगह प्लस प्लस लगा दो और जो पावर है उसको नीचे ले आओ, ठीक है। और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज एरर, बिना 100 के लिख दिया तो फ्रैक्शनल एरर से, ठीक है। ये जो डीवी अपॉन वी इंटू 100 है ना, ये तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, सच में बाएं हाथ का खेल है। डीवी मतलब बेटा वोल्टेज में एरर, दैट इज 0.02। v मतलब बेटा v की ट्रू वैल्यू बेटा दैट कम्स आउट विद 5 बेटा मल्टीप्लाइड बाय 100। मैं इस वाले टर्म पे आऊंगा बेटा, ठीक है। मैं पहले ही लिख देता हूं बेटा, ऊपर 2 है नीचे 5 है, आई थिंक बेटा दैट इज 0.4 बेटा, 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 2 बेटा दैट इज 0.8। ये ले बेटा, ये तो 0.8 आ गई। अब बस मुझे ये वाली टर्म और निकालनी है ना, ये तो हो गया, बस ये टर्म और निकालनी है, हमारा काम बन गया। डी यू मतलब बेटा यू के अंदर एनर्जी, यू मतलब सॉरी डी यू मतलब यू में जो एनर्जी है उसमें एरर, यू मतलब बेटा यू में यू की जो एनर्जी बेटा वो डी यू अपॉन यू हो जाएगा, यू में जो आपके पास फ्रैक्शनल एरर है वो, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज एरर इन यू। तो मुझे ये निकालना है, कुल मिलाकर मुझे ये चाहिए डी सी अपॉन सी इंटू 100। ये कैसे निकालें, ये थोड़ा टफ है, और ये टफ सिर्फ उस बच्चे के लिए जिस बच्चे ने आज तक इस तरह के फॉर्मूलों के अंदर किस तरह से एरर निकालते हैं वो ना सीख रखा हो। मैंने बेटा को कई बार सिखा रखा है कि मुझे पता है कि 1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। C1 और C2 में एरर है और C में अगर एरर निकालनी है तो ये कोई डायरेक्ट पॉलिनोमियल फंक्शन तो है नहीं, तो इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। और इस तरह का फॉर्मूला ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस में अगर पैरेलल में होगा तब भी ये फॉर्मूला आता है, लेंस और मिरर के फॉर्मूले में एग्जैक्टली इस तरह का फॉर्मूला आता है। तो यहां पर सॉल्व कैसे करता है अभी सिखाता हूं। इसी एक्सप्रेशन को यही डिफरेंशिएट कर दो, डीसी का इंटीग्रेशन आएगा -1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू डीसी। C1 1 अपॉन C1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -1 अपॉन C1 का स्क्वायर इंटू डी C1। 1 अपॉन C2 का डिफरेंशिएशन बेटा क्या आएगा, -1 अपॉन C2 का स्क्वायर इंटू डी C2। बेटा माइनस माइनस मैंने हर तरफ से निकाल दिया। मुझे बेटा देखो तुझे क्या चाहिए, बस ये फॉर्मूला आपके एरर निकालने का आपके पास बड़ा सबसे बड़ा फॉर्मूला ये जो डीसी है ये आपके सी इक्विवेलेंट के अंदर जो एरर है वो है। C1 में एरर पता है, C2 में एरर पता है, तो जो कॉम्बिनेशन है उसमें जो एरर है वो बेटा आपका डीसी है। तो कभी भी अगर निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन बच्चा बोलेगा सर मुझे तो सिर्फ और सिर्फ डीसी अपॉन सी इंटू 100 चाहिए। सर मुझे तो सवाल के अंदर डीसी अपॉन सी इंटू 100 चाहिए बेटा। अगर आपको ये चाहिए तो आप एक काम करो, इसको आप लिख सकते हो dc1 अपॉन C1 का स्क्वायर बेटा, एक सी ऊपर ले जाओ, इंटू सी इंटू 100 बेटा, dc2 अपॉन C2 का स्क्वायर इंटू सी इंटू 100 बेटा। अगर आपसे कोई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में एरर पूछा आप निकाल सकते हो, बट वो पूछा नहीं है बेटा, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ये परसेंटेज एरर पूछिए वो हम लिख देंगे बेटा। C1 में एरर कितनी थी बेटा, जरा चेक करो। C1 के अंदर बेटा आपके पास 10 पिकोफैरेड थी, तो लिख दो 10 पिकोफैरेड। C1 का स्क्वायर बेटा मेरे ख्याल से 2000 था, C1 की बेटा वैल्यू 2000 थी तो उसका 2000 का स्क्वायर। C बेटा मैं निकाल चुका हूं 1200 है बेटा, परसेंटेज के लिए बेटा 100 से मल्टीप्लाई करना ही था। dc2 बेटा, dc2 क्या है, C2 वाला जो कैपेसिटर है उसमें एरर बेटा, ऑफ कोर्स आपका 15 पिकोफैरेड, दैट इज इक्वल्स टू 15 C2 का स्क्वायर बेटा, दैट इज ऑफ कोर्स 3000 इंटू 3000 बेटा। C क्या है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसकी ट्रू वैल्यू है। सिर्फ और सिर्फ बेटा अपन को हल्की सी मैथमेटिक्स लगानी है, बड़ा आराम से काम बन जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बेटा, ठीक है। 12 बेटा, ये 6 ये गया बेटा, 6/20 को बेटा मैं क्या लिख दूंगा, 3/10 मैंने सही तो लिखा ना बेटा, ये तो आ गया 3/10 प्लस आगे वाला भी सोल्व करते बेटा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 बेटा, 12 पंजो कितना हो गया 60, 60 बेटा 300 से क्या बेटा कितना बच गया 5, आई थिंक बेटा कितना आ गया 5 ये और 3 ये
1/15 सही तरीका ना, 4 जीरो आएगा, 12 पंच, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कह रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब बेटा क्या करूं, 12 बेटा अगर इससे गया तो ये 3 गायब हो गया बेटा, मेरे पास कितना गया 4, 15 इंटू 4 बेटा कितना गया 60, 60 बेटा 300 से गया बेटा कितना बच गया 5, आई थिंक बेटा दिस कम्स 1/5, 10 बेटा मेरे पास एलसीएम आ गया, 3 मेरे पास ये, 2 बेटा मेरे पास ये, सॉरी हाँ 3 मेरे पास ये बेटा, 2 मेरे पास ये, आई थिंक बेटा दिस इज 0.5, ये ले बेटा। कैपेसिटर में जो एरर है बेटा मेरे पास वो 0.5% है, और ये बेटा 0.8% है। ऑफ कोर्स एनर्जी बेटा मेरे पास एरर जो आएगी वो 1.3% आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चीज सीखे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑफ कोर्स ये वाला स्टेप थोड़ी सीखे हो, ये तो बड़ा आपको पहले से पता था। हालांकि ये वाला भी बड़ा स्टेप सब बच्चों को पता होगा, मैं आपको कई बार एन नंबर ऑफ टाइम्स बड़ा इस बार चीज आपको लगातार सिखा चुका हूं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से कई बार रिपीट हो चुकी होगी। इस बार इवन बड़ा जेईई मेन के अंदर फिर से पूछ रखी थी, है ना, मैंने कहा भी था जब मैंने लेक्चर्स बनाए थे, मैंने कहा था बड़ा इस बार आप इससे पूछेंगे, बड़ा इस बार जेईई मेन के अंदर भी पूछ रखी थी, ठीक है। बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल था, लेकिन हो सकता है कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन ना हो तो उनको अब इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि ऐसे ऐसे वाला सवाल करते हैं, ठीक है बेटा। आगे वाले साल बेटा अगली क्लास में करते हैं, है ना। एंड मैं बेटा लेक्चर को बहुत बड़ा नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ठीक है ना, वो उनको 1 डेढ़ घंटे से बड़े की जो क्लास है ना वो इतनी जमती नहीं है, अदरवाइज मैं 3 घंटे में सारा सॉल्व कर सकता था। बट ठीक है, मैं अगली क्लास के अंदर इसके आगे जो सवाल है वो मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। एंड 2 क्लास में कैपेसिटर हो जाएगा, अगला वाला बेटा फिर अपन उसके बाद करते हैं, ठीक है। चलिए, किसी भी चीज़ की जरूरत हो प्लीज़ लेट अस नो। ऑल द बेस्ट, बाय।